अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैच नंबर 40, क्लास नंबर 16। ये हमारा मॉड्यूल नंबर 2 है। फेज़ 2 है। इसमें फेज़ 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है एक्चुअली। हम उसमें सिर्फ दो चीज़ें देख रहे हैं, ऑर्डर ब्लॉक और एफएजीज। तो उसको हमने एक्सपेंड थोड़ा सा किया, ऑर्डर ब्लॉक, एफएजी और फिर साथ बीपीआर को बीसी में ऐड कर लिया। तो हमारा फेज़ 2 कंप्लीट हो चुका है। आज हम जो क्लास कर रहे हैं ये हमारा बेसिकली क्वेश्चन आंसर सेशन है। और इस क्वेश्चन आंसर सेशन में जो कुछ आपने अभी तक पढ़ा है स्ट्रक्चर के हवाले से, देखिए हमने क्या चीज़ें पढ़ी हैं। सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया था। उसके बाद फिर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस का कुछ कॉन्सेप्ट हमने देखा। उसके बाद हम फिबोनाची पे आ गए। फिबोनाची के बाद हमने ट्रेंड लाइंस को देखा। तो जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, आरएसआई पे बात की, मूविंग एवरेजेस पे बात की, उसके बाद एफईजी, ऑर्डर ब्लॉक आ गए। जो कुछ हमने अब तक पढ़ा है, आप उसके बारे में कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो आपने ये करना है कि चार्ट पे जाएं, चार्ट का स्क्रीनशॉट लें, या बल्कि स्क्रीनशॉट लेने से पहले आप चार्ट पे वो कैंडल्स मार्क कर लें, वो सिनेरियो मार्क कर लें। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ताकि आपको भी ठीक समझ आए और मैं भी ठीक जवाब दे सकूं उसका। और वो मार्क करने के बाद अगर आपने नहीं किया, अभी भी कर सकते हैं, अभी भी टाइम है, आप अपना क्वेश्चन रेडी करें। बाकी लोगों से इतना मैं पूछता हूँ। मार्क करने के बाद आप उसको सेव कर लें स्क्रीनशॉट। और यहाँ पे चैट पे आपको मैं दो तीन दफ़ा चैट ओपन करूंगा, आप वहाँ पे चैट में अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, उसको पढ़ लेते हैं और साथ उसको जवाब भी दे देंगे। अच्छा, एक तरीका तो ये हो गया। इसके अलावा आपने कोई सवाल पूछना होता है तो वो तरीका भी है, थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। वो ये है कि आप मुझे इसी तरीके से एक सिनेरियो पूरा बना के तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, इसी नंबर से जिससे आपको ये लिंक मिलता है क्लास का, जिसे आज मैंने आपको मैसेज किए हैं ग्रुप में। ये नंबर कुछ टाइम के लिए मेरे पास भी, यानी मेरे पास ही होता है अमूमन, लेकिन मैं इसको तभी देख सकता हूँ जब मैं फ्री होता हूँ। तो मैं उसमें फिर जो जो क्वेश्चंस होंगे साथ साथ आपको उसका भी जवाब दे दूंगा। लेकिन सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप लोग यहाँ पे कर लें क्वेश्चन, उसके बाद फिर आप आ जाएं हमारे लाइव पे। जब आप आएंगे नेक्स्ट नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह हमारा स्टार्ट हो जाएगा। वीएस से स्टार्ट हो रहा है मंडे से। तो वीएस से स्टार्ट होने के बाद तीन चार पांच क्लासेस में इंशाल्लाह वो चीज़ें कवर हो जाएंगी। मेन चीज़ें जो आपको पता होना जरूरी है बीएसए की, और साथ ही आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा डिस्कॉर्ड की एक्सेस का नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह। बहुत लेट हुआ तो नेक्स्ट मंडे तक जा सकते हैं, इससे ज़्यादा लेट नहीं होगा। तो लेकिन ये है कि वो जब प्रोसेस स्टार्ट होता है उसको भी 3-4 दिन लग जाते हैं, 5 दिन, हफ्ता भी लग जाता है। अभी बैच 39 के भी कुछ स्टूडेंट्स उन्होंने टिकट जनरेट नहीं किए अभी तक, तो वो पेंडिंग में है। लेकिन आप लोग अपना अपनी तरफ से काम कंप्लीट कर लेंगे तो जल्दी आपको एक्सेस मिल जाएगी डिस्कॉर्ड की। और फिर जब आप लाइव आया करेंगे तो फिर तो लर्निंग ही है। आज भी 4-5 घंटे, मतलब 5 बजे से लेके मैं भी 9 बजे उठा हूँ, 8:30 बजे तकरीबन। उस वक्त तक वो चल रहा था सब कुछ, ट्रेड भी किए 2 दफ़ा और क्वेश्चन आंसर भी थे। और 9 बजे के बाद भी यही काम होता है। तो वहाँ पे भी आपकी लर्निंग अच्छी होगी। कुछ चीज़ रह भी जाए तो परेशान नहीं होना कि मेरा नंबर नहीं आया या कोई मसला हो गया। आपको वहाँ पे भी टाइम मिलेगा पूरा। एक चीज़ ये करनी है कि आपने मेरे नंबर पे कॉल नहीं करनी। बस कॉल करेंगे तो असल में और टाइम्स पे लोग कॉल कर देते हैं, यानी वो अपने हिसाब से ठीक करते हैं। बाहर यूरोप से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, इधर उधर से यहाँ पे टाइम आगे पीछे होता है। या दूसरा, मेरी भी रूटीन ऐसी है कि मैं कभी दिन में सो रहा होता हूँ, कभी रात को। तो कॉल ना कीजिएगा, मैसेज छोड़ दीजिएगा, उसका मैं रिप्लाई आपको जरूर करता हूँ। चलिए जी, मैं मैसेज ओपन करता हूँ। आप अपने स्क्रीनशॉट्स पहले यहाँ पे पेस्ट करते हैं इधर, फिर मैं एक एक ओपन करता हूँ और उसका जवाब आपको मैं देता रहूँगा साथ साथ। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो टाइम के साथ साथ क्लियर होती हैं, ठीक है, टाइम के साथ साथ आपको उनका जवाब मिलता रहेगा। हाँ जी, आप लोग बेशक अब अपलोड कर दें, फोटोज यहाँ पे मेरे पास आती जाएंगी तो मैं इंशाल्लाह उनको देखता रहूँगा। 2-3 मिनट के लिए चैट ऑन है। वॉइस कम है, वॉइस तो ठीक होगी, आपके पास कम होगी, अपना स्पीकर अच्छा करें। मेरी तरफ से तो सब चीज़ें ठीक है। साथ अपना क्वेश्चन भी आपने लिख लेना है, ठीक है, साथ अपना क्वेश्चन भी वहाँ पे लिख लें ताकि मैं साथ ही देखूँ आपका स्ट्रक्चर, साथ ही क्वेश्चन पढ़ लूँ और फिर उसको आगे ले जाए। चलें, जितने क्वेश्चंस हो गए हैं इनको जवाब देके फिर दोबारा मैं चैट ओपन कर देता हूँ। चलें जी, पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है। अच्छा जी, मोहम्मद सईद बैच 40, सर एज पर लास्ट लेक्चर, इफ ISTFVG fails, even if it follows all rules, then second FVG we treat like it BPR। पहला फेल होगा तभी BPR बनेगा जी। जब पहला FVG आपका फेल होगा ना किसी एक साइड पे, तभी तो वो दूसरी साइड पे ब्रेक होगा और फिर BPR क्रिएट होगा, तो फिर आप उसको BPR ही बनाएंगे।
अच्छा, सब रूल्स अगर एफएजी फॉलो करता है ना वो डायरेक्ट फेल नहीं होता, ये बात आपने देखनी है। देखिए अगर प्राइसेस ऊपर जा रही है ना इस तरह, ठीक है जी, फिर प्राइस यहाँ से ड्रॉप देती है यानी रिट्रेसमेंट पे आती है। रिट्रेसमेंट पे आने के बाद यहाँ पे एफएजी क्रिएट हो जाता है, जैसे मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। जी एफएजी बन गया, ठीक है जी। और इसने इसको ब्रेक भी कर दिया और ट्रेंड भी बुलिश था। तो अब ये वाला जो एफएजी बना था ना आपके पास, ये फौरन से फेल नहीं होगा। अगर प्राइस यहाँ पे टैप करती है तो ये इतना स्ट्रांग होता है कि आपने देखना किस टाइम फ्रेम में है, 5 मिनट में है तो ये आपको एक दफा 30-35 पिप्स लाजमी देगा, उसके बाद बेशक फेल हो जाए। एक रिजेक्शन यहाँ से आएगी 30-35 पिप्स की, क्योंकि ये एफएजी अपना काम करेगा अगर ये वैलिड है तो। ठीक है, अगर वैलिड नहीं है तो फिर ये डायरेक्ट फेल हो सकता है, फिर ये पीपीआर बन गया, फिर अब आप इसके टेस्ट पे सेल करेंगे। अगर ट्रेंड के साथ है और एफईजी बन गया है तो और वैलिड भी हो गया है तो फिर वो आपको लाजमी एक दफा रिजेक्शन देगा। 15 मिनट का है तो मुमकिन है आपको 60-70 मिनट के, मुमकिन है 100 पिप्स भी दे जाए एक दफा आपको, फिर बेशक फेल हो जाए। अच्छा जी सर, ये वैलिड होगी, क्या वैलिड होगी जी, आपने तो भेजा नहीं साथ कुछ। मोहम्मद खुरम, व्हाट टाइम फ्रेम इज बेस्ट फॉर डिफाइनिंग स्ट्रक्चर वर्सेस टाइम फ्रेम फॉर एंट्रीज एंड हाउ डू आई अवॉइड कंफ्यूजन स्विचिंग बिटवीन देम। अच्छा, पहला सवाल ये है जिनका कि कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट है स्ट्रक्चर के लिए। आपने सबसे पहले ये चीज़ डिफाइन करनी है, पहले अपने खुद से ये फैसला करना है। मैंने आपको पहले भी एग्जांपल आप लोगों को दी होगी कि जैसे आप खाने पीने में खुद डिसाइड करते हैं ना कि आपको क्या पसंद है, इसी तरीके से यहाँ पे दो तरह की स्ट्रेटजी, दो तरह का बिहेवियर है इस मार्केट में। एक है 1 आवर से नीचे नीचे, एक है 1 आवर से ऊपर ऊपर। ठीक है, ये बिल्कुल बाउंड्री है, तभी मैं उसको इतनी इंपॉर्टेंस देता हूँ। आपने देखना है आपको क्या पसंद है, छोटे टाइम फ्रेम्स पसंद है, डेली के टाइम फ्रेम्स पसंद है, क्या पसंद है आपको। अगर आपको ये पसंद है कि आप आए मार्केट में हमारे साथ बैठे हैं 5 बजे, या खुद से आप जो कभी ट्रेड करते हैं, आपने एक ट्रेड ली यहाँ से, 50 पिप लिए, आप आउट हो गए। ठीक है, फिर आपको शाम को किसी टाइम पे आप लाइव बैठ जाते हैं, आपको किसी और जगह पे किसी और लेवल पे आके, कोई लिक्विडिटी लेवल है, कोई भी अच्छा लेवल है, आपको वहां से 50-60 पिप और आ गए, आपने फिर क्लोज कर दी। एक बिहेवियर ये है, मेरा कहता हूँ ये बहुत अच्छा है। इसी पे काम करते हुए जो मैंने अपना अकाउंट पब्लिक किया हुआ है, बाकी अकाउंट्स पब्लिक नहीं है अभी, जो मैंने अकाउंट पब्लिक किया हुआ है उसी अकाउंट पे मैं इस स्ट्रेटजी पे काम करता हूँ। आपने देखा होगा मैं बहुत लंबी होल्ड नहीं कर रहा वहाँ पे, यानी क्योंकि वो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए है। हमारे पास 99% लोग इंट्राडे ट्रेडिंग पसंद करते हैं कि वो एक दिन में आए, अपना 1% कंप्लीट करें टारगेट और आउट हो जाए। तो मैं इस तरीके पे काम कर लेता हूँ। 40-50 पे एक दफा आ गए हैं, वो भी मेरा टारगेट दे देते हैं। अगर मैं लॉट्स और छोटी की हुई है तो 2 दफा ये ट्रेड ली और मैं मार्केट से आउट हो गया। अब मुझे इससे गर्ज नहीं है कि प्राइस यहाँ से उठे और 10,000 पे चली जाए, या प्राइस नीचे गिरे और 1,000 पे आ जाए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मैंने अपना टारगेट लिया, मैं आउट हो गया। दूसरा बिहेवियर क्या है, दूसरा तरीका कार ये होता है कि मैंने अभी कुछ दिन पहले आप लोगों को पता नहीं बताया था कि नहीं बताया था, आज भी लाइव पे बात हो रही थी, जब प्राइस यहाँ पे थी 3250 के आसपास, तो 3250 के आसपास बिल्कुल। तो वहां पे मैंने ट्रेड्स कुछ लगवाई थी कुछ दोस्तों को, बल्कि लाइव पे भी बताया था, उसका टारगेट बताया था 3419, पहला टारगेट बताया हुआ है। अब वो एक स्विंग ट्रेड है, अब उसको कई महीने भी लग सकते हैं, कई हफ्ते भी लग सकते हैं, उसको फिर आपने लगाना है और उस अकाउंट को देखना नहीं है दोबारा। ठीक है, जैसे अब हमने इथेरियम बाय किया था, मैंने और सर मुस्तफा होते हैं लाइव पे, हम दोनों ने लाइव पे बैठ के सबके सामने बता के इथेरियम बाय किया था, और वो हमारी बाइंग थी तकरीबन 1400 कुछ से, 1500 से तकरीबन। ठीक है जी, तो आप वो देखें 3,000 यानी डबल हो चुके हैं। मुस्फा ने विड्रॉ कर लिया, उसको डबल करने के बाद मेरी ट्रेड अभी होल्ड पे है। तो ये तरीकाकार होता है, आपने पहले खुद सेट करना है कि आपको क्या पसंद है, उसी टाइम फ्रेम के हिसाब से फिर आप मार्केट को देखेंगे। अब आपने पूछा कि कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट है स्ट्रक्चर के लिए, तो अगर आप छोटे टाइम फ्रेम्स पे काम करते हैं डेली पे, तो आपके लिए 15 मिनट बहुत अच्छा है। 15 मिनट का स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, 5 मिनट भी ठीक काम करता है, लेकिन अभी आप स्टार्ट में 15 पे रहें, फिर 5 पे स्विच हो जाए। कन्फ्यूजन से कैसे आप देखें, फिर अगर आपने 5 मिनट की ट्रेड करनी है, ठीक है, मैं ये बात भी समझाता हूँ सबको कि अगर आप काम कर रहे हैं 5 मिनट 15 मिनट पे, तो आपको क्या लगे कि मंथली में क्या हो रहा है, मंथली में जाकर देखने का, ये वीकली में जाकर देखने का क्या फायदा। आप देखें 15 मिनट का यहाँ से ट्रेड बन रही है, ये स्ट्रक्चर लेवल है, यहाँ से 60-70 पे प्ले आउट हो जाए, तो आपके लिए फिर वो ठीक है। अगर आपने स्विंग ट्रेड्स करनी है, आपको लंबे टारगेट्स चाहिए कि आपने 5-5 हज़ार पिप्स की या 2-2 हज़ार पिप्स की ट्रेड करनी है, तो फिर आपको वीकली मंथली को देखना चाहिए, उस पर ट्रेड करनी चाहिए, एविडेंस का वेट करना चाहिए। और जब ट्रेड बन रही है तो फिर आपने 1-2-3 महीने वेट भी करना है। तो पहली चीज तो ये आप खुद डिसाइड करेंगे ये चीज। दूसरा ये, इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मार्किंग स्ट्रक्चर ऑलवेज ऑन द मोस्ट रिसेंट और कहीं से भी कर सकते हैं कहीं से भी आप मार्क करना शुरू कर सकते हैं। वैसे जो पूरी वेव लगती है ना, उस पूरी वेव को मार्क किया करें, वो ज्यादा बेहतर होता है जी, फर्दर बैक ज्यादा बेहतर होगा। व्हाट इफ देयर आर मल्टीपल स्ट्रक्चर शिफ्ट्स इनसाइड अ लार्जर ट्रेंड, तो फिर वो, जब आपके पास बड़े स्ट्रक्चर में बार बार चेंज ऑफ करेक्टर हो रहा है, तो उसका मतलब ये है कि प्राइस कंसोलिडेट कर रही है, प्राइस यानी रेंज कर रही है, तो उसमें फिर आपको वेट करना पड़ेगा। आप छोटे टाइम फ्रेम पे काम करें उसमें, बड़े टाइम फ्रेम को छोड़ दें। अभी आपको उसकी मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। एग्जांपल ये देखें ना कि
अगर आप देखते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम में प्राइस बार बार चेंज ऑफ करेक्टर कर रही है, इसका मतलब क्या है कि उससे भी बड़े टाइम फ्रेम में जाकर देखें। ये देखें वीकली में क्या हो रहा है। वीकली में कोई मूवमेंट नहीं है। वीकली में क्या है, ये देखें रेंज चल रही है सारी। मंथली में देखें एक ही जगह पे कैंडल्स मूव कर रही हैं, देखें एक दो तीन चौथी कैंडल है जो कि एक ही रेंज के अंदर मूव कर रही है, वहीं पे विक्स लग रही है ऊपर नीचे। तो इसका मतलब है कि अगर एक ही जगह पे प्राइस बार बार चेंज ऑफ कैरेक्टर करती है बड़े टाइम फ्रेम में, तो मतलब ये है कि वो रेंज में है। तो आप कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं ले सकते, छोटे टाइम फ्रेम पे आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। ये देखें जो आपने अभी रिसेंट चीज़ें पढ़ी हैं उसके हिसाब से ये आपके पास डाइवर्जेंस बन रही है इस वक्त। जब तक ये पॉइंट नीचे है, ठीक है इस जगह पे, और दूसरा पॉइंट अभी देखें ना, ये तो इसके लो तक नहीं पहुंचा, लेकिन यहाँ तो प्राइस इसका लो तोड़ के नीचे जा चुकी है। मतलब क्या है कि डाइवर्जेंस बन रही है। अगर यहाँ पे एक अच्छी मोमेंटम कैंडल बनती है अभी, तो अभी आपको लाइव पे बताऊंगा, तो वहां से आप ट्रेड कर सकते हैं इसको, और ये आपको एक अच्छा टारगेट दोबारा देगी। ये हिडन डाइवर्जेंस होती है, ये चार्ट के दरमियान में बनती है, इन जगहों में बनती है, ठीक है। आगे क्या है जी। आगे हैं जी जूम यूजर। पहले तो अपना नाम आप लोगों को चेंज करना चाहिए, तभी जूम यूजर है। क्या हो गया। अच्छा जी, आपने एक कोई स्ट्रक्चर भेजा हुआ है और इसमें आपने, अब आपका क्वेश्चन क्या है वो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है साथ। आपको मैंने बताया था कि क्वेश्चन अपने साथ लिखने हैं। क्वेश्चन लिखेंगे तो मुझे समझ आएगी आप क्या पूछ रहे हैं। आपने मेरे ख्याल से ये पूछा है कि, हाँ समझ आ गया मुझे। देखिए आपने जो यूज करना है ना चार्ट, आपने इस चार्ट पे देखना है। ठीक है, आपने लो हाई, क्योंकि हम वीएसए पे काम करते हैं तो वीएसए में हमें यहाँ पे जो डाइवर्जेंस चाहिए, हमें असल में विक्स चाहिए होती हैं वीएसए पे काम करते हुए। विक को ही हम इंपॉर्टेंस देते हैं, तो अगर आप विक्स को काउंट करेंगे तो आपकी जो डाइवर्जेंस बन रही है वो ठीक होगी। अगर ये आप, मुझे नहीं पता है क्या ट्रेंडोस्कोप क्या चीज़ है ये, शायद आपने दिन में भेजा था कि जी वो डाइवर्जेंस बता रही होती है तो उसको देखें। मुझे इसके बारे में कोई इल्म नहीं है, मुझे समझ आ गई यहाँ पे तो विक्स है ही नहीं है इस तरह की। आपने कोई दिन में एक मैसेज भी शायद किसी ने किया होता है लाइव पे, शायद कहीं किया था कि ये कोई है, ये कोई टूल है जो यहाँ पे डाइवर्जेंस बता रहा होता है। तो मैंने कभी यूज़ नहीं किया इस बारे में, इसको देखेंगे किसी टाइम पे, आप लाइव पे आ जाएं फिर इसको डिस्कस कर लेंगे, अगर ये अच्छा लगा तो फिर इसको यूज़ करना शुरू कर देंगे। इसका मुझे कोई नॉलेज नहीं है अभी वैसे। डाइवर्जेंस आपको आरएसआई भी बताती है, आप आरएसआई में जाएं, इस पर डबल क्लिक करें और यहाँ पे लिखें, ये स्टाइल में आ जाएं यानी इनपुट्स में, ये है कैलकुलेट डाइवर्जेंस, तो ये भी बता रहा है। लेकिन अभी क्या कर रहा है, ये हर जगह पे आपको रेगुलर डाइवर्जेंस दे रहा है। हिडन डाइवर्जेंस देखे कितनी जगह बनी है, यहाँ पे भी हिडन डाइवर्जेंस बनी है, नहीं बताई इसने। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको भी इतना अथेंटिक नहीं समझता। आप अपने तौर पे कैलकुलेट करें चीज़ों को, जो रूल्स आपको मैंने बताए हैं उन पे काम करेंगे तो बहुत अच्छा चलेंगे इंशाल्लाह। हाउ डू वी मार्क पीओआई एंड पीओ2 व्हेन मार्केट इज इन डिफरेंट टाइम फ्रेम्स। आपने डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में मार्क नहीं करना, हम आपको ये बता रहा हूँ, आप डिफरेंट एक टाइम जिस पे आपने काम करना है उस पे आ जाएं बस। ठीक है, आप 5 मिनट पे 15 मिनट पे करना चाहते हैं तो वो डिफरेंट आप कर सकते हैं बिल्कुल। आपको उसकी एग्जांपल दे देता हूँ, ये देखें अभी हम 5 मिनट पे हैं, तो 5 मिनट पे हमारा इस वक्त लो कौन सा है, ये हमारा लो है, ये हमारा आखिरी हाई है। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है पहला, और ये है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट दूसरा। अब आ जाते हैं 15 मिनट पे, यहाँ पे आप इसको मार्क कर लें, साथ लिख लें। ठीक हो गया, अब आ जाए 15 मिनट पे। थोड़ी सी कहानी बदल सकती है, यहाँ पे आपका लो कौन सा है, ये लो है हमारा, ये हाई है। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, आपका ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है और एक आपका ये पॉइंट ऑफ, क्योंकि यहाँ पे रेंज है, इसको नहीं करते तो फिर ये कर लें, यानी ये पूरा जोन आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है और ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। तो हर टाइम फ्रेम के हिसाब से अलग से मार्क कर लें, अलग से लेआउट सेव कर लें उसका, देखते रहें। एक ही रूल है, एक ही रूल है, आपने जिससे भी आप 1 आवर पे आ जाए, सेम रूल के साथ आपने काम करना है। 1 आवर में आप लो कहाँ पे लग रहा है आपका, 1 आवर पे आपका लो लग रहा है ये वाला। ठीक है, इसके बाद कोई भी बाय के कारण नीचे ब्रेक नहीं हुई अभी तक, तो ये आपका लो है, ये आपका हाई है फिलहाल। अगर ये ब्रेक हो गया तो आपकी रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो जाएगी, फिर जो भी लो लगेगा उसके बाद प्राइस करेगी तो हम अपना लो उठा के ऊपर ले जाएंगे। अभी आपका ये लो है और ये एक्सपेक्टेड हाई है। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप उसको मार्क करते जाएं बस। इसमें आपका एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये है, एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये है, क्योंकि यहाँ से प्राइस उठती है, यहाँ से टैप करके ऊपर निकल जाती है, ट्रेंड कंटिन्यू करती है। आगे जी, इफ़त, इफ़त बैच 40। अच्छा जी, आपका क्या है। मेरे ख्याल है आपको शायद, ये मैं ओपन करता हूँ स्क्रीनशॉट, ये ओपन ये नहीं शो होते ना। अच्छा, आप लोग अपने पास कर लिया करें, जिस तरतीब से मैं चल रहा हूँ उसी तरतीब से आप लोग अपने पास ओपन कर लें, कोई चीज़ समझ नहीं है तो। चलें फिलहाल मैं यहाँ से इसको शेयर भी कर देता हूँ, आपकी दिक्कत दिया करूंगा साथ साथ। मेरे ख्याल है अब आपको ये शो हो जाएगा। ठीक है जी।
अच्छा जी, आपने क्या पूछा है? इफ देयर आर टू ऑर्डर ब्लॉक जोन्स एट टाइम which will be more stronger? अच्छा, is this FAG and office zone? Can we call order block candle as the candle 1 and green candle as candle 2? If yes, then how will mark the zone and how will enter? ऑर्डर ब्लॉक के लिए जो है ना, एनगल्फिंग जरूरी होती है, पहली बात तो ये याद रखें कि अब यहाँ पे जो आपने ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया हुआ है, इसमें एनगल्फिंग तो हो ही नहीं। कैसे एनगल्फिंग होगी? रेड कैंडल का ये हाई है, रेड कैंडल का ये लो है, तो इसके ऊपर क्लोजिंग करेगी तो ये एनगल्फिंग कहलाएगी। जब एनगल्फिंग होगी तब ये ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। इस टाइम फ्रेम में जो भी आपने शो किया, मेरा ख्याल 4 आवर है। ठीक है जी, तो 4 आवर में कब ये होगा? जब प्राइस इसको एनगल्फ कर लेगी अपसाइड, फिर ये ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा। अब आपका सवाल ये है कि आपने इसको मार्क कैसे करना है। आपने इसको मार्क कैसे करना है, मैं आपको यहाँ पे मार्क करके दिखा देता हूँ। आपके पास ये है जी, बिल्कुल जिस तरह आपने मार्क किया ऐसे ही मार्क कर देता हूँ मैं। ये था और फिर ये रेड कैंडल थी, ऐसे ही हो गया। रेड कैंडल के बाद आपका ये बुलिश कैंडल बन गई, ऐसे। इसको एनगल्फ करना जरूरी है। अब आपका ये जोन ऑर्डर ब्लॉक होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका ऑर्डर ब्लॉक जोन होगा। ऊपर अगर एफईजी क्रिएट हो जाता है, कैंडल और ऊपर चली जाती है, ऊपर एफईजी भी शामिल हो गया, तो फिर आप एफईजी को भी साथ इंक्लूड कर लीजिएगा। ठीक है, अब आपका जोन बड़ा हो गया। तरीका तो ये है। उसके बाद पहले आपने पूछा था कि दो ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, कौन से को आप मार्क करेंगे। फॉर एग्जांपल एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बन जाता है, फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे बन जाता है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जब भी कोई स्ट्रक्चर ब्रेक होता है ना, जैसे लेफ्ट पे ये स्ट्रक्चर था आपका, तो जब भी कोई स्ट्रक्चर, मैं पेन चेंज कर रहा हूँ, पता नहीं कैसे ग्रीन हो जाता है बार बार। जब भी कोई स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तो उसके बिल्कुल नीचे जो ऑर्डर ब्लॉक होगा वो ज्यादा स्ट्रांग होगा, या आप कह सकते हैं कि जो रिसेंट ऑर्डर ब्लॉक है, रिसेंट ऑर्डर ब्लॉक जो ताजा बना है, ठीक है, क्योंकि आप देखें कि आपको ये पता चल रहा है कि रिसेंटली जो पावर थी मार्केट में वो इसी जगह पे थी, तो यहाँ से मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि यहीं से मोस्ट प्रोबेबली यहीं से प्राइस उठेगी दोबारा वापस। ऊपर से वो अगर स्ट्रक्चर लेवल भी अच्छा बन जाता है आपका, तो फिर आपको प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ये भी अच्छे लेवल होते हैं क्योंकि प्राइस यहाँ पे नीचे आती है, इनकी लिक्विडिटी ग्रैब करती है और यहाँ से फिर प्राइस पुलिश हो जाती है। दोनों अच्छे हैं, लेकिन पहला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपका यही है। तो पहले पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आपने पहले कंफर्मेशन चेक करनी है, मिल जाए तो अच्छी बात है, ना मिले तो फिर आप दूसरे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आ जाए। नंबर 3, आई लाइक द कैप सो मच एंड आई हैव वर्क ऑन दैट ऑन डेमो आफ्टर वाचिंग योर यूट्यूब एंड इट वर्क्स वेल सो, बट आई वांट टू मेक इट 99% परफेक्ट, हाउ कैन आई डू इट? 99% के लिए आपको मैं एक तरीका बता दूंगा। देखिए, मैं आपको एक बताता हूँ, पिछले कुछ टाइम से ना मैंने वो बात डिस्कस करना छोड़ दी है, क्योंकि कुछ लोगों को वो समझ नहीं, बल्कि काफी लोगों को वो समझ नहीं आती। आप में से जो लोग उस पर आ जाएंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ, जिस तरह मेरा अकाउंट ग्रो कर चुका है 95% इस टाइम, पिछले 4 माह में ग्रो कर चुका है। जो अकाउंट मैंने पब्लिक किया हुआ है यूट्यूब पे, उसकी ग्रोथ इस वक्त 95% पे है। ठीक है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में मैं, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह, वो चला जाएगा 100% पे, चला जाएगा, यानी डबल हो जाएगी उसकी इक्विटी बैलेंस। अब वो कैसे किया है, वो मैं जिस तरीके पे काम करता हूँ आपको मैं बताऊंगा सब लोगों को, आप एक दफा बीए से पढ़ लें। उस पर जो बंदे काम करेंगे वो 99% एक्यूरेसी पे चले जाएंगे। उस पर आप देखेंगे मेरा स्टॉप लॉस बहुत कम है, ना होने के बराबर है। तो उसका आपको तरीका बता देंगे, लेकिन आपने फिलहाल ये करना है कि क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के विद द ट्रेंड जो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स हैं वो आपने काम करना है। अभी हमने पढ़ा नहीं इसलिए इसको डिस्कस नहीं कर रहे। विच अदर थिंग्स शुड आई डू, शुड आई ऐड विद दैट? वॉल्यूम के साथ आपको ये आरएसआई, जो मैं आपको बताता हूँ कि ये आरएसआई बहुत मजे का काम करती है। ठीक है, खास तौर पे हिडन डाइवर्जेंस जब बनती है तो वो बहुत अच्छा काम करती है। देखें इसको, अगर यहाँ पे बनती है तो भी आपको मैं दिखाऊंगा भी। अच्छा, एक चीज इसमें आपने ख्याल रखनी है जो थोड़ी सी डेंजरस हो सकती है, वो ये कि जब ट्रेंड शुरू होता है ना, तो स्टार्ट में जब आपने अगर पकड़ लिया उसको, तो वो बहुत अच्छा है। देखें किसी ने अगर इस जगह पे डाइवर्जेंस पकड़ ली थी आज, जैसे यहाँ पे डाइवर्जेंस बन रही है ये और ये, फॉर एग्जांपल ये एक डाइवर्जेंस है, यहाँ से जो बैठ गया उसके लिए तो बहुत अच्छा प्रॉफिट बन रहा है। लेकिन जो यहाँ से बैठेगा वो एक टॉप की प्राइस पे जाके, जहाँ पे पीछे 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, सप्लाई जोन्स हैं, तो वो डेंजरस जगह से बैठ रहा है। जरा बस इस चीज़ का ख्याल रखना होता है। जितनी जल्दी ट्रेंड पकड़ लेंगे उतना आपको फायदा होगा। बाकी जो चीजें ऐड करनी है इंशाल्लाह आगे चल के देखते हैं, मैं साथ साथ गाइड करता रहूंगा आप लोगों को। अच्छा जी, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है? क्वेश्चन में देर लगती है यार, आधा घंटा हो गया अभी। अभी थोड़ा सा क्वेश्चन हुआ है। मोहम्मद जहीरुद्दीन जिया, सवाल, यूरो और एशिया की मार्केट में ओपन क्लोज के वक्त अच्छी ट्रेड मिल सकती है, क्या ये दुरुस्त है? चले जी, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, जब भी कोई मार्केट सेशन ओपन होता है, मैंने आपको वो ओवरलैप वाली कहानी सारी सुनाई थी ना क्लास नंबर 2 में। जब भी प्राइस ओवरलैप हो रही है, मार्केट ओवरलैप हो रही है, आपने उस पर नजर रखनी है। ठीक है, वहां पे आपको अच्छी ट्रेड मिलती है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। एक सेकंड ठहर जाइए, मैं आपको कोशिश करता हूँ कि अगर मैं आपको वो दोबारा एक दफा दिखा दूँ। आपने जाना है फॉरेक्स फैक्ट्री पे,
चलिए ये मैं आपको ना ओवरलैप वाली वो क्लास देख लीजिएगा, मैं आपको आपके ना ग्रुप में भेजता हूँ। मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, जहाँ पे भी प्राइस ओवरलैप करती है मैं आपको टाइम लिख देता हूँ, बल्कि यहाँ पे वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक अगर आप देखेंगे, सुबह आपको 6 से 8 के दरमियान, बल्कि आप इसको ना आजकल के हिसाब से आप इसको 5 रखें, 5 से 7 रखें, 5 बजे से 7 बजे के दरमियान सुबह पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक बहुत अच्छी ट्रेड मिल सकती है। फिर आपको 12 से 2 के दरमियान बहुत अच्छी ट्रेड मिल सकती है। फिर आपको शाम 5 से 8 बजे के दरमियान, या 9 कर लें, 9 बजे के दरमियान बहुत अच्छी ट्रेड मिल सकती है। सुबह के ये 2 घंटे, दोपहर के ये 2 घंटे, और शाम के 4 घंटे। 4 और 2, 6 और 2 8, जो बंदा ये 8 घंटे बैठ जाता है, मैं नहीं कह रहा आप लोग बैठे हैं, आप मुझे अगर इनमें से सुबह यहाँ पे ट्रेड अच्छी मिल जाए ना, समटाइम्स मैं उठता हूँ नमाज के लिए, अगर मैं उठ गया हूँ या वैसे उठ गया हूँ, अच्छी ट्रेड मिल गया, बाकी दिन मेरा इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है। बाकी दिन के लिए मैं कहता हूँ बस ठीक है, अच्छी ट्रेड मिल गई है, दिन का पूरा हो गया। किसी और अकाउंट पे करना हो तो कर लेता हूँ, वरना छोड़ देता हूँ। वरना फिर यहाँ पे ट्रेड अच्छी मिल जाती है सेशन में। या आप पढ़ेंगे लिक्विडिटी में जाके ना कि कैसे एशियन सेशन क्लोज होता है, फिर एशियन की लिक्विडिटी प्राइस ग्रैब करती है, एशियन हाई की या एशियन लो की, उसके बाद फिर आपको ट्रेड मिलती है लंदन सेशन में। इसके अलावा 5 से 9 में क्या होता है कि 5 बजे एनवाई सेशन स्टार्ट होता है, और 9 बजे आपका लंदन सेशन, जो दिन में 12 बजे शुरू हुआ था, वो रात 9 बजे खत्म हो रहा है। और 5 बजे ये भी स्टार्ट हो गया यूएसए सेशन। तो ये जो 4 घंटे होते हैं ये भी ओवरलैप के होते हैं। इनको किल जोन्स कहते हैं, आईसीटी में आपने नाम सुना होगा, किल जोन्स कहते हैं। इस टाइम पे आपको बहुत अच्छी ट्रेड मिलती है, ये बात दुरुस्त है। आगे जी। 1 मिनट यार, ये आपको भी सवाल शो होने चाहिए। अच्छा जी, आगे सवाल क्या है दूसरा? इस ट्रेड को करते वक्त अगर कंफर्मेशन ज्यादा स्ट्रांग हो तो क्या ट्रेड लंबी चलती है? हाँ जी, लंबी नहीं चलती, एक्यूरेसी बढ़ जाती है। लंबी चलती है प्राइस बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से, यानी आपके पास एक कंफर्मेशन आई है 4 आवर की है, तो 4 आवर कम से कम आपको 200 से 250 पिप्स तो लाजमी देगी। ठीक हो गया? अगर कंफर्मेशन ज्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 200 250 पिप बढ़ के 500 हो जाएंगे, हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा कंफर्मेशन का मतलब ये है कि ट्रेड एक्यूरेसी, ट्रेड की कंफर्मेशन बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ जाती है। आगे जी सवाल है, क्या आप फॉरेक्स ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी और रूल्स को क्रिप्टो में अप्लाई कर सकते हैं? जो मैं आपको पढ़ाऊंगा आप बिल्कुल मनोवन उसको उठा के क्रिप्टो पे ले जा सकते हैं। सेम रूल्स के साथ, सेम स्ट्रेटजी के साथ आप क्रिप्टो पे काम कर सकते हैं। कोई एम्प्लॉय जो जॉब करता हो, एक दिन में इसको कितनी बारी, कितने घंटे स्क्रीन, ये मैंने आपको किल जोन्स बता दिए, किल जोन्स में देख लें तब आपको अच्छी ट्रेड मिल जाएगी। बिगिनर ट्रेडर्स के लिए कौन सी स्ट्रेटजीज ज्यादा फिजिबल हैं जिसको वो कम से कम लॉस करें? बिग ट्रेडर्स के लिए जितना सिंपल रखेंगे ना, नया बंदा आता है ना सीखने के लिए, आपके क्वेश्चन अच्छे हैं यार, ये साइकोलॉजी से भी मुतल्लिक है, और अपने अच्छे ही मेहनत से क्वेश्चन सवाल निकाले हैं। देखें, नया बंदा जो होता है, मैं एक दफ़ा ट्रेड को भी देख लूँ, अगर वहां से कुछ बन रहा है तो उसको हम बेशक ट्रेड नहीं करेंगे, हम आपको, मैंने मना किया हुआ है, लेकिन हम उसको ऑब्जर्व जरूर कर लेंगे। ठीक है कि कहाँ से ट्रेड बन रही है, अब हमारा स्टॉप लॉस कैसे होना चाहिए, सब चीज़ें। अच्छा जी, सवाल अगला है कि, हाँ मैं समझाने ये लगा था, एक नया बंदा आता है ना जब इस मार्केट में, खास तौर पे उसकी एक रूटीन होती है, वो ये कि वो रात को 3 बजे सोएगा जब मार्केट के शटर बंद होते हैं। उस 4 साढ़े 4 5 बजे फिर उठ के बैठ जाएगा कि पता नहीं क्या होने लगा है, सारा दिन बैठा रहेगा। फिर वो शौक होता है ना, वो फिर क्या करेगा कि तरह तरह की स्ट्रेटजी सीखेगा। सारा दिन यूट्यूब पे बैठेगा, कभी एक की स्ट्रेटजी देखी, फिर दूसरे की देखी, फिर मैं जो पूछ रहा हूँ या बता रहा हूँ उसमें भी ढेर लगा दिया स्ट्रेटजीज का। तो ये चीज़ नुकसान देती है। बिगिनर के लिए सबसे सादा रूल ये है, सबसे आसान चीज़ ये है कि जितना सिंपल रख सकते हैं रखें। आज एक स्टूडेंट आए थे, वो बल्कि इधर ही हैं, हाँ इस बैच में 40 में शामिल है, ठीक है जी, चुकाल से। उनको मैंने कहा था कि जिस तरह आप काम कर रहे हैं ना, इतना भी आप करते हैं। उन्होंने डाइवर्जेंस बहुत अच्छी मार्क की हुई थी, जगह जगह पर डाइवर्जेंस से ट्रेड पकड़ी हुई है। इतनी ट्रेड तो रिकमेंडेड नहीं होती, लेकिन जाहिर है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्होंने तो मुझे करके दिखाना है। तो उनको मैंने ये बताया कि आप सिर्फ इस पे काम कर लें, आपको इतना काफी है, बेशक वॉल्यूम पे ना जाएं अभी, कुछ टाइम बाद चले जाएं। तो एक स्ट्रेटजी, दो स्ट्रेटजीज पे रहे हैं, उसमें से जो आपको चीज़ मिलती है, जो मैंने चीज़ें आपको बताई है ना, इनमें से आपने पिक एंड चूज कर लेना है आप खुद, कि आपको क्या अच्छा लग रहा है। आपको डाइवर्जेंस अच्छी लग रही है, आपको फिबोनाची अच्छा लग रहा है, आपको ट्रेंड लाइन अच्छी लग रही है, तो वो चीज़ ऐड कर लीजिएगा, यानी एक वो ऐड ऑन होगा आपका। बेसिक जो हमारी स्ट्रेटजी होगी वो वॉल्यूम बेस्ड होगी, वो मैं आपको पढ़ा दूंगा इंशाल्लाह, नेक्स्ट वीक से हमने स्टार्ट करना है। उसके साथ जो भी आपको एक चीज़ चाहिए ना, एक ऐड ऑन के तौर पे, उसको आप यूज़ कर सकेंगे यहाँ पे। ये मेरी फेवरेट है आरएसआई, सबसे ज्यादा मेरे चार्ट पे ये ओपन रहती है, क्योंकि ये आपको ना मोमेंटम बहुत अच्छा बताती है। अब इसने बता दिया है, देखें प्राइस यहाँ से कम गिर रही है, लेकिन आरएसआई ज्यादा गिर रहा है। मतलब क्या है इस चीज का, कि इसमें यहाँ पे डाइवर्जेंस क्रिएट करने के बाद अब इसमें मोमेंटम बाकी है, बुलिश, ये उठ जाएगी दोबारा। मुमकिन है ना उठे, ये नहीं, रूल कोई नहीं, आपको मैंने बात समझाई है, रूल कोई नहीं होता, लेकिन प्रोबेबिलिटीज होती हैं, रेशियोज होती हैं, उसके हिसाब से ये चीज पता चलती है आपको। सवाल है जी आगे, ट्रेडिंग में न्यूज़ की अहमियत कितनी है? न्यूज़ के लिए कोई वेबसाइट हो तो मैं बता दें। न्यूज़ की अहमियत जो है ना, एक बात आप याद रखें, आपके लिए उस चीज़ की अहमियत है जो आपको आती है। अब देखें, नासा में हम, एक रिपोर्ट आ जाती है नासा की,
ठीक है, वो कहते हैं जी हमने जो अपना फ्लांस स्पेस हमारी स्पेसशिप जा रहा है या कोई हमारा प्रोजेक्ट आ रहा है उसमें हमने ये चीज़ें ऐड कर दी हैं। अब मेरी उसमें क्या अहमियत और मेरी क्या दिलचस्पी है, मुझे पता ही नहीं है वो होता क्या है, कैसे काम करता है, या ऐसी कोई भी फील्ड जिसका मुझे इल्म ही नहीं है, उसमें जो भी हो रहा होता रहे, उसमें मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, ना मेरे लिए कोई उसकी अहमियत है खास। अहमियत आपके लिए किस चीज़ की है कि जो चीज़ आपको आती है जिससे आपको फायदा हो सकता है। न्यूज़ आती है, बिल्कुल आती है, मार्केट पे इम्पैक्ट भी करती है। अब मसला ये है कि न्यूज़ जो आती है वो आती है फॉरेक्स फैक्ट्री पे। मैं आपको एक सेकंड में आपकी दिखाई दूँ, पहले मैं दिखाना चाह रहा था, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट ठहर जाए। ओहो, ये मैंने स्टॉप कर दिया। हाँ जी, ये देखिएगा जरा, ये है जी फॉरेक्स फैक्ट्री, इस पे आप आए। अब ये चीज़ समझ लें एक दफ़ा कि आपके लिए क्यों इसकी अहमियत नहीं है। यहाँ से मैं फिल्टर्स हटा देता हूँ, ये चलें फिल्टर लगे रहें। एक तो आप ये काम कर सकते हैं कि यहाँ पे आए, फिल्टर्स पे क्लिक करें। अब मुझे क्या चाहिए, क्योंकि हम मैं तो काम करता हूँ गोल्ड पे। ठीक है, मेरे ख्याल स्क्रीन शेयर है, एक मिनट। मैं काम करता हूँ गोल्ड पे। अब मुझे गोल्ड में, गोल्ड की तो न्यूज़ आती कोई नहीं इस तरह, यानी गोल्ड एक करेंसी है लेकिन ऑफिशियल करेंसी तो नहीं है किसी मुल्क की। तो गोल्ड के अगेंस्ट हमारे पास क्या चीज़ है, यूएसडी। तो मुझे सिर्फ यूएसडी की न्यूज़ में इंटरेस्ट है, किसमें क्या हो रहा है, बाकी न्यूजीलैंड के डॉलर में क्या हो रहा है, पाउंड में क्या है, सीएचएफ में, कैड में, ऑड में क्या चीज़ें हो रही है, मुझे इससे इंटरेस्ट नहीं, मैंने उन सबको ऑफ कर दिया, चेकआउट कर इस पे मैंने अनचेक कर दिया। ठीक है जी। अब इधर क्या है, ये जो आ रहा है आपके पास, ये है एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट। ये मैंने फिल्टर पे क्लिक किया था तो ये विंडो ओपन हुई है। एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट का मतलब है कि अगर रेड फोल्डर में कोई न्यूज़ है तो वो हाई इम्पैक्ट है, उसको मैंने ऑन कर दिया है। बाकी तो को मैंने अनचेक कर दिया, क्योंकि ये लो इम्पैक्ट है, इसकी भी जरूरत नहीं है, ये मीडियम इम्पैक्ट है और ये लो इम्पैक्ट है, इसकी जरूरत ही नहीं है हमें। ये जो ग्रे बॉक्स है इसको मैंने इसलिए ऑन किया हुआ है ताकि जिस दिन मार्केट बंद है, छुट्टी है, तो उसका नोटिफिकेशन भी आ जाता है। अब ये आगे न्यूज़ इवेंट टाइप्स, इनको न्यूज़ कहते हैं मार्केट में, लेकिन ये इवेंट्स होते हैं या डाटा रिलीज होते हैं, उसकी बात होती है। ये सबको मैंने चेक किया हुआ है कि जिस भी हवाले से कोई न्यूज़ है वो हमें नजर आ जाएगी। इसको मैंने कर दिया अप्लाई फिल्टर। ये फिल्टर अप्लाई किया तो यहाँ पे, आज फ्राइडे था, 11 जुलाई है, आज कोई न्यूज़ नहीं थी हाई इम्पैक्ट। सैटरडे को भी ज़ाहिर है मार्केट बंद है, संडे को बंद है, मंडे को भी कोई न्यूज़ नहीं है, ट्यूसडे को शाम 5:30 बजे यूएसडी की स्ट्रॉन्ग न्यूज़ है, कोर सीपीआई सीपीआई। ठीक है, अब ये क्या होती है आप में से, मुझ समेत, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, कितने लोग बैठे हैं इस वक्त, हम लोग तकरीबन 200 लोग हैं, ठीक है, पौने 200 लोग हैं। इनमें से आप लोग बताएं, आप में से कितने लोगों को पता है कोर सीपीआई क्या होता है, या कोर पीपीआई क्या होता है, या कोर रिटेल सेल्स का क्या मतलब है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स क्या होते हैं। मुझे, मैं आपको सही बताऊं तो मुझे एक दो का ही पता है। अनएम्प्लॉयमेंट का पता है, रिटेल सेल्स का पता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का आइडिया है, लेकिन वो भी यहाँ रह रहा है कि 5 साल देख देख 6 साल देख देख के। आप में से अक्सरियत को नहीं पता होगा इनके बारे में कि क्या चीज़ है। जब पता ही नहीं है ना, तो फिर इनका इम्पैक्ट आप कैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको प्रॉपर फाइनेंशियल एजुकेशन चाहिए होगी, जो कि हम में से अक्सर लोग तो पढ़ चुके हैं अब। ठीक है, अब ये दोबारा तो नहीं कि हम एमबीए करने जाएंगे या कोई फाइनेंस पढ़ेंगे दोबारा। उसके लिए आप इसको छोड़ दें। आपको सिर्फ टाइम पता होना चाहिए कि 5:30 बजे हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, बस इतना काफ़ी है। अब जब आपको ये पता होगा तो आप इस सारे को ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे। ठीक है, कि 5:30 बजे यहाँ पे क्या बन रहा है। तो यहाँ पे जो आपको जो स्ट्रेटेजीज बताएंगे वॉल्यूम के हवाले से, बाकी चीज़ों के हवाले से, वो जब आप यहाँ पे देखेंगे जैसे वो बता रही हैं वैसे आप करें, और वही यहाँ पे होगा। जरूरी नहीं है कि आप, हम बहुत कम ट्रेड करते हैं न्यूज़ के टाइम से पहले, न्यूज़ के बाद जो वॉल्यूम्स लग जाते हैं उनको ट्रेड करते हैं, लेकिन बहुत दफा ऐसा भी हुआ कि न्यूज़ से पहले हमने ट्रेड में थे, हमने इसको कंटिन्यू किया, क्योंकि वो जो वॉल्यूम्स थे यहाँ पे, जो साइंस बन रहे थे, वो हमें बता रहे थे कि क्या होने वाला है, और वही न्यूज़ आई फिर। यानी हमारा बहुत कम ऐसा, मुझे याद नहीं है कि हमने कभी न्यूज़ पे किसी ट्रेड को होल्ड किया हो या न्यूज़ से पहले ट्रेड की हो और उसका स्टॉप लॉस हुआ हो। कभी भी नहीं हुआ इस तरह, शायद कभी हुआ, मुझे याद नहीं है वैसे, बहुत कम ऐसी रेशो है। तो उसकी वजह क्या है कि हम देखते हैं सिर्फ टेक्निकल्स, उस पर हमारी ग्रिप है और बन सकती है आपकी भी। लेकिन इधर अगर आपने ग्रिप बनानी है तो फिर आपको फिर से 6 साल चाहिए पढ़ने के लिए। इसलिए इनको इतना ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। तो ये न्यूज़ है, यहाँ से आप देख सकते हैं, इस वेबसाइट से फॉरेक्स फैक्ट्री पे आप जाएंगे तो पूरे कई कई महीनों का डाटा यहाँ पे आगे, क्या किस वक्त कौन सी न्यूज़ आनी है यहाँ पे आ जाएगा। जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है न्यूज़ वो ये होती है, सीपीआई होती है, ठीक है, कोर प्राइस इंडेक्स, और उसके बाद ये अनएम्प्लॉयमेंट, ये तो हर दफ़ा ही आती है। उसके अलावा एफओएमसी की एक न्यूज़ होती है, ये वाली, एफओएमसी स्टेटमेंट नहीं, ये वाले फेडरल फेडरल फंड रेट्स, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है। ये क्या होता है कि जो इनकी कमेटी है एफओएमसी, से कहते हैं न्यूज़ फेडरल ओपन मार्केट कमेटी, वो शरह सूद का फैसला करती है कि कितनी शरह सूद होनी चाहिए मुल्क में, अमेरिका में यानी। तो वो शरह सूद जो होती है वो ज़ाहिर है डायरेक्ट इम्पैक्ट डालती है गोल्ड पे। तो इस तरह की 3 4 न्यूज़ होती हैं जो स्ट्रांग होती हैं। तो वो आपको इंशाल्लाह साथ साथ हम लाइव पे बताते रहेंगे। चलिए जी, आपके क्वेश्चन पूरे हो गए, अच्छे क्वेश्चन थे आपके जी, आगे आ जाए। बाकियों के पीछे हम बुरा नहीं कह रहा, लेकिन ये जरा हट की चीज़ है।
अच्छा जी, आगे किसका क्वेश्चन है? वॉइस कम है। अच्छा, ये पहले का है। मैंने पिछले सब लेक्चर्स मिस कर दिए ड्यू टू इशू। क्या मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ? जी जी कर सकते हैं, लेकिन अब आप कंटिन्यू इस तरह करेंगे जिन्हें साहब, जब आप पहली क्लास पे जाएंगे वहां से रिकॉर्डिंग देखना शुरू कर देंगे। बेशक आप पीछे चलते हैं, हम लोग ज़ाहिर आगे निकल जाएंगे क्योंकि क्लास कंटिन्यू करेगी। आप बेशक पीछे आहिस्ता आहिस्ता आते जाएं। जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे आपको किसी और बैच के क्वेश्चन आंसर सेशन में आपको ऐड कर देंगे, वहां पे आप अपने क्वेश्चन पूछ लेंगे, वरना लाइव पे आके पूछ लेंगे। आगे जी, मोहम्मद अदनान बैच 40। अच्छा, इनका यार ये बड़ा मसला है, साथ साथ शेयर भी करना चाहिए। चलो जी। तो क्वेश्चन ये सर, जो पॉइंट हाईलाइट किया गया है क्या वो 4 आवर का न्यू हाई होगा या नहीं? प्लीज इसके डिटेल से जवाब दें। नहीं होगा ना जी। ये तो बात मैंने क्लास में बहुत दफा बताई है कि इसके ऊपर आपको कैंडल क्लोजिंग जरूरी है, मोमेंटम कैंडल। जब तक एक बुलिश प्राइस कैंडल ऐसे ग्रीन कलर की कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं होती, ये आपका ना चेंज ऑफ करेक्टर है, ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ना ये कोई हाई ब्रेक हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ये सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप हुई है। देखें प्राइस ने लिक्विडिटी स्वीप ली। लिक्विडिटी स्वीप क्या होती है कि ये रेजिस्टेंस थी, ठीक है? तो रेजिस्टेंस के ऊपर प्राइस ने विक्स लगाई हैं, स्ट्रॉन्ग सी लोगों के स्टॉप लॉस लिए हैं यहाँ से सेल वाले, और यहाँ से स्ट्रांगली सेल हो गई है। समझ आ गई? तो ये कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, उसके लिए आपको एक प्रॉपर मोमेंटम कैंडल का ब्रेकआउट होना जरूरी होता है। आगे आपका मुख्तार साहब, आपको मुझे समझ नहीं है क्या लिखा हुआ है आपने। कैन यू क्लैरिफाई व्हाट इज ब्रेकर ब्लॉक? ब्रेकर ब्लॉक ये होता है जी, ये देखें, ये लोग सब लोग ध्यान से देख लें एक दफा, फिर आपको मैं समझा देता हूँ। जब तक यहाँ पे देखिए मोमेंटम कैंडल नहीं आ रही, मैं नहीं कह रहा आप बाय करें। बाय वैसे भी नहीं करेंगे हम, चले एक पीएनएल लगा लेंगे अपनी ऑब्जर्वेशन के लिए। अभी तक ये देखें ना, क्या पता ये प्राइस आहिस्ता आहिस्ता करते करते इसके नीचे आ जाए, और नीचे आ जाए तो ये डाइवर्जेंस खत्म हो जाएगी। कैसे खत्म होगी कि यहाँ से भी प्राइस नीचे जा रही है, यहाँ से भी नीचे चली जाएगी। तो इसलिए जब तक मोमेंटम कैंडल ना बने, सिर्फ डाइवर्जेंस देख के आपने ट्रेड नहीं करनी। अच्छा, एक चीज तो ये, दूसरी चीज, अभी क्वेश्चन था कि ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है। आपको प्योर ब्रेकर ब्लॉक की मैं आपको डेफिनेशन देता हूँ। ये देखिए, प्राइस ने ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद ये इसने एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया। ऑर्डर ब्लॉक बना ना, एक बाय की कैंडल थी, उसको स्ट्रांगली एनगल्फ कर लिया डाउन साइड सेल की कैंडल ने। यहाँ पे अगेन वही काम हुआ, यहाँ पे वो इतना अच्छा तो नहीं हुआ, प्राइस ने एनगल्फ नहीं किया, लेकिन ये तो एक ऑर्डर ब्लॉक था। अब ये ऑर्डर ब्लॉक फेल हो गया, देखें आप। ठीक है, यानी प्राइस ने इसका लो कोई ब्रेक नहीं किया, कोई मोमेंट प्राइस ने यहाँ से यानी डाउन साइड कोई वेव नहीं दी, यहीं पे रेंज की और ऊपर चली गई। तो जब कोई ऑर्डर ब्लॉक इस तरह फेल हो जाता है और वो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का कॉन्सेप्ट आ जाता है, उसको हम ब्रेकर ब्लॉक भी कहते हैं। यानी ये चीज ब्रेकर ब्लॉक कहलाएगी ये। ठीक है, ये वाला जोन आपका ब्रेकर ब्लॉक जोन है, जहां से आपकी रेजिस्टेंस ब्रेक हुई है, अब वो एज अ सपोर्ट काम करने को तैयार है, तो उसको अब आप ब्रेकर ब्लॉक कह सकते हैं। ब्रेकर ब्लॉक, अभी आपको बताया एक मिटिगेशन ब्लॉक भी होता है, लेकिन मैं इसलिए चीजें बर्डन नहीं आप पे डाल रहा कि अभी आप ऐसे ऐसे चलें, बस ज्यादा की जरूरत नहीं है। आगे आएंगे सब चीजें आपको मिलेंगी। अभी एक चीज और है जो मैं अक्सर लाइव पे बता रहा हूँ कुछ दिन से, वो ये वाला पैटर्न है। यहाँ पे ना एक छोटा पैटर्न बनता है, जैसे ये पैटर्न बना हुआ है या ये बना हुआ है, इसके ये भी बड़ी अच्छी एक्यूरेसी देता है कंटिन्यूशन में। लेकिन बहुत सी चीजें मैं अभी अभी छोड़ रहा हूँ ताकि आप लोग लाइव पे पहुंचे पहले एक दफा। आगे हैं जी, हाफिज इब्राहिम बैच 40। ये जी आपका मैंने शेयर कर दिया क्वेश्चन। क्वेश्चन है जी सर, ट्रेंड बुलिश है, अगर टॉप पे ऑर्डर ब्लॉक बन जाए तो ये अपना हायर लो ब्रेक करे, फिर ओबी को टच करें तो हम सेल में देखेंगे। हाँ जी, अगर प्राइस ने ऑर्डर ब्लॉक बना दिया, ये देखें ट्रेंड आप कह रहे हैं कि अगर ट्रेंड बुलिश है, यहाँ पे समझें आप इसको जरा। ट्रेंड है आपका बुलिश, हम इसको बुलिश ट्रेंड मान लेते हैं कि ये हमारी इंपल्स वेव है। ठीक है, हो गया जी। अगर टॉप पे ऑर्डर ब्लॉक बन जाए तो ये अपना हायर लो ब्रेक करे। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑर्डर ब्लॉक बन गया, ये आपकी आगे ग्रीन कैंडल, और उसके बाद उसको ऑर्डर ब्लॉक प्राइस ने बना दिया इस तरीके से डाउन साइड। हायर लो ब्रेक करे, फिर ओबी को टच करे तो हम यहाँ से सेल में देखेंगे। ये आपका लो था, प्राइस यहाँ से गिरती है और अपना लो ब्रेक कर देती है। आपने ये बात पूछी है जी, हायर लो आपका ब्रेक हो गया, ये आपका हायर लो था ये वाला। ठीक है जी, ये प्राइस ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया, अब प्राइस वापस उठती है और वापस आती है आपके इस जोन पे जो कि ऑर्डर ब्लॉक जोन था ये वाला। अब ये ऑर्डर ब्लॉक आपका वैलिड हो चुका है, तो ये आपका ये जोन होता है ना, इसी को हम सप्लाई जोन भी कहते हैं, ये आपकी सप्लाई है अभी इस वक्त। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको सेल करेंगे, ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे और दोबारा यहाँ तक टारगेट लेंगे, क्योंकि इसने एक बार आपको ना चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया है। चेंज ऑफ करेक्टर के बाद आप सेल कर सकते हैं, छोटे टाइम फ्रेम में भी और बड़े में भी। तो आपका अंडरस्टैंडिंग ठीक है, यहाँ से आप सेल कर सकते हैं।
आगे हैं जी। हाफिज साहब के बाद कौन है? इफ़त। आपको तो मैंने क्वेश्चन, हाँ शुरू में भेजा, आपको मैं जवाब दे दिया था। आपने H4 का, मोहम्मद अहमद है। आपने H4 का स्ट्रक्चर जब मार्क कर रहे हैं तो वो रेंज में इंटरनल मार्क कर रहे हैं एक्सटर्नल? आप इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, कि अगर आपने मतलब 1 किलो टमाटर खरीदने हैं, तो पूरी गाड़ी का रेट पता करने की जरूरत तो नहीं है ना, कि पूरा ट्रक कितने का आ रहा है। तो वो टाइम पास के लिए ठीक है, इसलिए अभी हमें ट्रेड लेनी होती है, इंट्राडे इंट्राडे ट्रेडिंग करनी होती है। तो फिर हमें इंटरनल स्ट्रक्चर काफी रहता है 4 आवर का। यानी हमें ट्रेड चाहिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, हमें 50 60 100 पे पा रहे हैं, हमने एंड कर देनी है ट्रेड, वहां से आउट हो जाना है। तो इसलिए इंटरनल स्ट्रक्चर हमें काफी रहता है। वैसे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, हमने मार्क किए हुए हैं कि हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर H4 पे कहाँ पे है। उसका आसान तरीका आपको मैंने बताया हुआ है, वो देखें। वो ये आप चीजें आपको लाइव में ज्यादा अच्छी समझ आएंगी, क्योंकि वहां पे जाहिर मार्किंग होती है साथ साथ। अब ये आपका H4 का स्ट्रक्चर है फॉर एग्जाम्पल, ये। अब इस वक्त हमें पता है कि ये हमारा लो है और ये हमारा हाई है। एक्सटर्नल का आप हाई लो मार्क कर लें। H4 जो है ना, वो दरमियान में 3 3 महीने यूं फिरता रहता है, ऐसे ऐसे करता रहता है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हम ये चीजें मार्क कर रहे हैं, इंटरनल मार्क कर रहे हैं, ये चीजें मार्क कर रहे हैं, लेकिन हमें अपना हाई भी पता है, अपना लो भी पता है। ठीक हो गया? तो यहाँ पे हम इंटरडे ट्रेडिंग ट्रेडिंग करते हैं, अपना टारगेट लेते हैं, आउट हो जाते हैं। जब इसका इंटरनल एक्सटर्नल ब्रेक कर देगा, हमें पता चल गया एक्सटर्नल ब्रेक हो गया, हम ये वाला लो उठा के ऊपर ले आएंगे यहाँ पे। अब फिर बेशक ये ऐसे करता रहे, हम फिर ट्रेडिंग करते रहेंगे। तो इसलिए जब हमें छोटी ट्रेड करनी है, तो बहुत बड़े टाइम फ्रेम को मार्क करने की बार बार उसको देखने की जरूरत भी नहीं है। अमीना इस्लाम, असलम सॉरी, अमीना असलम बैच 40। 1 सेकंड में जिसको शेयर करता हूँ मैं। अच्छा जी, क्या ये ट्रेंड लाइन ठीक मार्क हुई है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक मार्क हुई है जी। ठीक मार्क की है आपने। क्वेश्चन नंबर 2, सर आपने बोला था कि रेजिस्टेंस के ऊपर 4 कैंडल क्लोज हो जाए तो वो टूट जाती है। अगर 4 कैंडल्स में से एक भी इनसाइड बार बन जाए तो वो हमें काउंट करेंगे या नहीं? हाँ जी बिल्कुल। ये देखें, ये आपके पास रेजिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल ये रेजिस्टेंस बन गया, ये रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है जी। ये पूरा लेवल हमने रेजिस्टेंस का मार्क कर लिया, पूरा जोन। अच्छा, अब चलें मैं इसको और सिंपल कर देता हूँ। ये रेजिस्टेंस है हमारे पास, इसको हमने मार्क कर लिया है, ये। ठीक है जी। अब यहाँ से प्राइस ऊपर उठती है और 4 कैंडल्स क्लोज नहीं करती। यानी पहली कैंडल होगी ये, जिसने ब्रेकआउट दिया वो होगी आपकी कैंडल नंबर 1। ठीक हो गया, जिसने ब्रेकआउट दिया आपको। उसके बाद आ जाती है दूसरी कैंडल, नीचे आ जाती है। तीसरी कैंडल फिर ऊपर निकल जाती है। ठीक हो गया, 3 कैंडल्स होगी, और चौथी कैंडल जो है वापस आ जाती है, इसके अंदर क्लोजिंग कर देती है, इस रेजिस्टेंस के अंदर। तो ये आपकी रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हुई। ठीक है जी, ये प्राइस एक्शन का रूल है। हम आपको जो चीज बताएंगे आगे चल के, उसमें आपको पहली कैंडल से ही पता चल जाएगा कि ब्रेक हो गया कि नहीं। वो एब्जॉर्प्शन कैंडल आप पढ़ लेंगे। आज मैंने 5 मिनट पे एक ट्रेड करवाई थी, 60 से बाय करवाया था, काफी अच्छी चली है वो ट्रेड। तो एब्जॉर्प्शन कैंडल पे थी, एक ही कैंडल से बता दिया था कि ये ब्रेक हुई है रेजिस्टेंस के, नहीं ब्रेक हुई। लेकिन प्राइस सेक्शन में 4 कैंडल्स का ब्रेक होना जरूरी है। दूसरी बात, मुमकिन है यहाँ पे आपके जहन में सवाल आएगा कि ये टच नंबर 1 था, बिल्कुल ठीक है, ये टच नंबर 2 था, ये भी ठीक है। तो इनका जो 1 और 2 था, इनके दरमियान जो लोएस्ट पॉइंट है आपका वो ये है। ठीक है जी, वो प्राइस ने ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक करने के बाद थर्ड टच पे तो सेल होना चाहिए था, लेकिन सेल नहीं हुआ, प्राइस ने ब्रेक कर दिया, ऊपर चली गई। तो इसका मैंने आपको जवाब बताया हुआ है कि कोई भी चीज़ यहाँ पे रूल काउंट नहीं होगा। कोई भी कानून नहीं है इस मार्केट में। ऑब्जर्वेशंस हैं, प्रोबेबिलिटीज हैं। प्रोबेबिलिटी ये होती है कि देखें आसमान पे बादल है, आसमान में बादल बने हुए हैं, अब मुमकिन है 90% चांस लिखा हुआ है कि जी 90% चांस है कि आज बारिश हो सकती है। तो जो बाकी 10% है ना, कभी कभी ये भी चल जाता है। तो यहाँ पे अगर थर्ड टच के बाद, अव्वल तो आपको यहाँ पे देखें मोमेंटम कैंडल नहीं मिली। ये देखें यहाँ पे सब 2 कैंडल्स हैं सेल की, दोनों के नीचे विक आ रही है। ठीक है, एक तो आपको मोमेंटम कैंडल या स्ट्रॉन्ग वीएसए कंफर्मेशन देखनी है, मिल जाए तो आप सेल कर दें। जब सेल कर देंगे उसके बावजूद भी चांसेस हैं कि ये आपके ट्राई उड़ा दे, इसको स्टॉप लॉस सेट कर दे। वो मेजर ट्रेंड आपने देखना है कि मेजर ट्रेंड क्या बन रहा है। मेजर ट्रेंड बुलिश है तो उसको ब्रेक करके ऊपर निकल सकता है। मेजर ट्रेंड बेरिश है तो मुमकिन है इसके बाद ये मजीद डाउन चला जाए। ठीक हो गया? तो वो आपने एक चीज तो आपने ट्रेंड देखना है। दूसरी बात आपको मैंने बता दी है कि ये प्रोबेबिलिटी की गेम है, 90% बारिश का चांस है, नहीं होती कई बार। ठीक है, 10% चल पड़ता है कि नहीं है बारिश का चांस, या नहीं मुमकिन है ना हो। तो वही चीज यहाँ पे है, थर्ड टच के बाद प्राइस को गिरना चाहिए। नहीं गिर रही, मुमकिन है ना गिरे, ऊपर चले जाए। बहुत दफा ऐसा आप देखेंगे कि फेल हुआ सेटअप।
तो आपने कंफर्मेशन बस यहाँ पे देखनी है, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम कंफर्मेशन आने के बाद जो ट्रेड की एक्यूरेसी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है फिर। आगे कौन है जी? सर ये इंडिकेटर वैलिड है। हाँ जी, आपने ऊपर भेजा था इंडिकेटर, ठीक है। वो इंडिकेटर यार देखना पड़ेगा हमें बैठ के अब। आप जब लाइव पे आएंगे उसको बैठ के डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, फिर देखते हैं वैलिड है कि नहीं। आगे जी अहमद साहब ने फिर क्वेश्चन कोई भेजा हुआ है, ये क्या है? ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिखाया है ना? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये देखें जी, ये आपका हो गया। ये आपकी आखिरी बाय की कैंडल थी, ठीक है। प्राइस ने नीचे उसको ब्रेक कर दिया और ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर दिया, यहाँ तक ठीक हो गया। इसको मैं चेंज कर लूँ जरा। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई आपको? ये बन गई चीज। उसके बाद प्राइस आई अपने लो पे। ये चेंज ऑफ करेक्टर मैं इसको काउंट नहीं करता जब तक के प्राइस इसके नीचे मोमेंटम के साथ ब्रेक ना कर दे। यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर अब हो गया। यहाँ पे आपने नहीं मानना, ठीक है। ये लाइन आप यहाँ पे लगाएं, इस जगह पे यहाँ पे होगा, ठीक है। आपने यहाँ पीछे लगाई हुई है, इसको सपोर्ट क्रिएट समझा हुआ है, फिर भी ठीक है। लेकिन ये बाकियों को बता रहा हूँ कि ये जो विक लगी है ना इसके नीचे, ये कोई चेंज ऑफ करेक्टर नहीं है। चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे सही मार्क किया हुआ है, देखे ना, ये बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पे इसने ब्रेक किया। ये चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। चेंज ऑफ करेक्टर के बाद अब आपने देखना है कि आपका हाई कौन सा लगा हुआ है ऊपर। आपका हाई ये लगा हुआ है, इसको कंसिडर कर लें। ठीक है, आप आखिरी हाई यही लगा हुआ है ना, सबसे ऊंचा हाई, जिसे सबसे नीचा हाई देखते हैं, सबसे नीचा लो देखते हैं यहाँ पे। जब स्ट्रक्चर ब्रेक होता है सबसे नीचे लो पे लगाते हैं ना। तो जब ऊपर से इसने नीचे ब्रेक किया तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट पकड़ लें, सबसे हाईएस्ट पॉइंट इसका ये है। तो उसने दोबारा इसको ब्रेक कर दिया, जब दोबारा ब्रेक किया तो ये दोबारा चीज चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। मॉनिटर शिफ्ट दोबारा हो गया। अब जिसका लो ये है, इसका हाई ये है, इसने दोबारा ब्रेक किया, अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, अब ये फिर चेंज ऑफ करेक्टर है। बार बार चेंज ऑफ करेक्टर हो रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हो रहा। ये बात आपने इस तरीके से देखनी है, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन, अच्छी अच्छी एग्जांपल आपने ढूंढी है। सर फांटा क्या होता है यार, मुझे तो समझ नहीं आ रही, मतलब पहले भी कुछ आपने लिखा है। या तो फांटा मांग रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? सर फांटा मुझे नहीं पता क्या होता है। इंडिकेटर का नाम है, क्या चीज़ है? अच्छा जी, आगे मोहम्मद अदनान बैच 40। आपका भी शेयर कर लेता हूँ यहाँ पे। सर कौन सी कैंडल के, एक मिनट, ये शेयर हो गया। शेयर हो गया जी। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए अब इन्होंने एक मार्क किया है, कौन सी कैंडल का लो ब्रेक हो तो रिट्रेसमेंट वैलिड होगी। ठीक है जी। अब इन्होंने दो कैंडल्स बताई हुई हैं कि कौन सी कैंडल का लो ब्रेक होगा तो रिट्रेसमेंट वैलिड काउंट की जाएगी। उसमें एक तो कैंडल ये वाली है, एक कैंडल ये वाली है। अच्छा देखिए, आपने ये इस बात में बिल्कुल क्लियर रहना है, ठीक है। अगर शक पड़ जाए तो पीछे वाली कैंडल पे आ जाए। अब चक्कर ये है कि सबसे बड़ी कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे यही है। बाकी जितने भी कैंडल्स हैं वो इस कैंडल के अंदर हैं, वो इनसाइड बार्स हैं। तो इसी का लो ब्रेक होने पे, जब मोमेंटम के साथ लो ब्रेक हो जाएगा, आप कहेंगे कि जी रिट्रेसमेंट आ गई है। अब अगर यहाँ पे आपको शक पड़ जाता है कि ये थी कि ये थी, तो जिसका लो ज्यादा नीचे है ना, जो डीप लो पे है, उसको पकड़ लें, ताकि गलती का चांस खत्म हो जाए। अगर आपने ऊपर वाली को मान लिया कि जी ये थी, वो तो उसने यहीं पे ब्रेक कर दिया, मुमकिन है प्राइस यहाँ से ऊपर उठ जाए, आप कहें तो भाई हमारा हमारा लो ये है अब। ठीक है। तो इसलिए गलती से बचने के लिए आपको अगर कंफ्यूजन आ गई है, तो फिर आप जो नीचे वाली कैंडल है जिसका लो ज्यादा नीचे बन रहा है उसको मार्क कर लें कि इसके लो पे मानूंगा मैं। उसमें कोई आप पे कोई जुर्माना नहीं आपको होगा, कोई गुनाह भी नहीं होगा। नीचे वाली को मार्क कर लिया करें, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये क्लियर नजर आ रहा है, तो ये जो मोमेंटम कैंडल है इसी का लो ब्रेक होने पे। रिबा ईमान। यार ये अगर मैं इस तरह करता हूँ तो फिर आपको नई फोटो शो हो जाती है? नहीं हो रही ना, वही पुरानी हो रही है अभी तक। चले जी, आप क्वेश्चन आपका शो हो गया। ये मैं इसलिए यार एक एक क्वेश्चन को डिटेल से देख रहा हूँ, ताकि एक क्वेश्चन एक बंदे का नहीं होता, मुमकिन है आप में से एक क्वेश्चन अब आया है, तो ये 10 बंदों का भी ये क्वेश्चन हो, इसलिए फिर मैं इसको जरा डिटेल से करता हूँ ताकि सबको क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे क्या पूछा हुआ है जी, सर अगर रेगुलर और हिडन डाइवर्जेंस एक साथ बन जाती हैं तो सिनेरियो में क्या करना चाहिए? आपने देखना ट्रेंड क्या है, जो ट्रेंड को सपोर्ट कर रही है उस पर चले जाएं। अगर ट्रेंड भी रेंज में है तो फिर आप हिडन पे जाएं, हिडन ज्यादा स्ट्रांग है। बीपीआर को ट्रेंड के साथ देखना चाहिए, किसी भी एविडेंस को ट्रेंड के साथ ही देखना चाहिए। डिफरेंस बिटवीन बीपीआर एंड इन्वर्जन।
इन्वर्जन को छोड़ दें, आपको इतनी सख्त कंफ्यूजन होगी कि आप, इन्वर्जन में भी ट्रेड नहीं करता। एक तो वो वीक होती है, दूसरा वो कंफ्यूजिंग होती है। आप सिर्फ बीपीआर को ट्रेड करें, मैं भी सिर्फ बीपीआर को करता हूँ। इन्वर्जन वाले सेटअप इतने स्ट्रांग नहीं होते, बाकी लाइव पे आएंगे आपको पता चल जाएगा। मेरा ख्याल आप लाइव पे हैं तभी आपको इन चीज़ों का पता है शायद। और रेगुलर और हिडन डाइवर्जेंस एक साथ बन जाए तो इस सिनेरियो में फिर आप हिडन पे देखेंगे। अब यहाँ पे कौन सी बन रही है, चलें जी। यहाँ पे आपने एक बनाई है रेगुलर। रेगुलर आपको बता रही है सेल करें, ठीक है। नीचे बन रही है हिडन, हिडन आपको कह रही है बाय करें। तो एक तो आपका ट्रेंड भी बुलिश है, दूसरा अगर रेंज भी हो फिर भी आपने हिडन को देखना है, हिडन बहुत स्ट्रांग होती है। ठीक हो गया, आगे चलें जी। मोमेंटम कैंडल नहीं बन रही जी अभी तक यहाँ पे। आगे हैं जी दानिश सिद्दीकी बैच 40। क्वेश्चन तो लिखा नहीं आपने। और ये क्या चीज़ है। चलें जी, इसको आगे देखते हैं। मुझे इसकी समझ नहीं आ रही आप क्या पूछना चाह रहे हैं, शायद आप ट्रेंड लाइन पूछना चाह रहे हैं। तो ठीक है, ट्रेंड लाइन आपने ठीक लगाई हुई है। आगे आगे आपका क्वेश्चन आ गया तो फिर मैं उसको एड्रेस कर लूंगा दोबारा। आगे हैं जी रजा मुश्ताक बैच 40। क्या क्वेश्चन है जी कि सर ये मोमेंटम कैंडल के बाद मार्केट अप क्यों चली गई। हाँ ठीक है। ये है जी क्वेश्चन इनका कि ये कह रहे हैं इसको टच नंबर 1, ये कह रहे हैं इसको सेकंड टच। ठीक है जी। 1 और 2 के दरमियान ये लो था जो कि प्राइस ने ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद प्राइस ऊपर आई, यहाँ से मोमेंटम कैंडल बनी, इन्होंने सेल किया, प्राइस ने स्टॉप पर सेट कर दिया। ठीक है जी। तो इसमें आपने देखना ये होता है कि जब आप वॉल्यूम पढ़ लेंगे ना तो इससे कभी आप वॉल्यूम पे गौर कीजिएगा। अगर ये सेल की कैंडल लो वॉल्यूम से टूटती है, यानी लो वॉल्यूम से नीचे ब्रेक करती है, इस पूरे जोन के नीचे लो वॉल्यूम से आई है, नीचे वॉल्यूम छोटा है, तो फिर आप इस पर ट्रेड कर लें। बड़े वॉल्यूम से आए तो रुक जाए। एक चीज तो आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, मुझे उम्मीद है कि ये बड़े वॉल्यूम से युवा होगा। दूसरी बात फिर वही बात आ जाती है कि 90% वाली और 10% वाली। इस 10% ने भी तो कहीं ना कहीं अपना हिस्सा लेना है, तो यहाँ पे ले गया। इसलिए तो रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है। वरना अगर रिस्क में अगर ये रूल्स बन जाए ना कि ये रूल है जी, अब मोमेंटम कैंडल बन गई है, अब इसने हर सूरत यहाँ तक आना है, तो हम तो पूरा पूरा अकाउंट्स लगा के बैठ जाएंगे। रिस्क मैनेजमेंट इसलिए जरूरी है कि अगर ये फेल हो गया तो उस सूरत में क्या किया जाएगा। उसके लिए फिर यह है कि हम कहते हैं कि हमारा रिस्क जो है 1% से ऊपर ना जाए, 2% से ऊपर ना जाए। उसके लिए तो रिस्क मैनेजमेंट होती है ना फिर, क्योंकि ये चीज़ें पॉसिबिलिटीज हैं। आगे जी रजा मुश्ताक, मुझे लगता है कि आपने ही ओपन किया हुआ है। किसका, हाँ आपने ही ओपन किया हुआ है। आगे क्वेश्चन है जी मोहम्मद जुनेद B40 का, अगर किसी एक चीज को फोकस करना हो तो अगर कुछ भी समझ ना आए तो। आपने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि आपने अभी ज्वाइन किया, आप किसी वजह से ज्वाइन नहीं कर सके, तो आपको सब कुछ समझ आएगा। आप स्टार्ट से रिकॉर्डिंग देखना शुरू कर दें, रोज एक रिकॉर्डिंग देख लें, रोज आधी रिकॉर्डिंग देख लें। ठीक है, कोई मसला नहीं है, आधा घंटा देख लें, 1 घंटा देख लें, जितना आपको ईजी लगे। तो आपने परेशान नहीं होना, किसी एक चीज से कुछ नहीं होता। आप रोड पे जा रहे हैं, आपने ड्राइविंग सीख लिया, अब आप कहें कि जिस बंदे ने आपको सिखाई है इंस्ट्रक्टर से आप कहें कि कोई एक चीज़ बताओ, क्लच पे फोकस करूं या गियर पे करूं या स्टीयरिंग पे करूं, गाड़ी चलती रहे तो नहीं चलती है ना, एक पे सब पे करना पड़ेगा। तो यहाँ भी सब पे करना पड़ेगा। अब्दुल रहमान तारिक बैच 40, इस में से कौन सा ऑपी कंसिडर करें, जो कैंडल में मार्क किया है वो या उससे ऊपर वाला। मैं आपका क्वेश्चन, अब आपका क्वेश्चन यहाँ पे सामने स्क्रीनशॉट आपका शो नहीं हो रहा। बहरहाल जो आपने ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर करना है वो स्ट्रक्चर लेवल पे होगा तो बहुत अच्छी बात है। स्ट्रक्चर लेवल से मुराद ये है किसी ब्रेकर ब्लॉक पे सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बन रहा है ऑर्डर ब्लॉक, वो अच्छा काम करता है। रिसेंट यानी आपका जो स्ट्रक्चर ब्रेक होता है उसके ऊपर या नीचे जो भी बनेगा, रिसेंट होना चाहिए। मोहिउद्दीन खान बैच 40 आपका मैं शेयर कर देता हूँ यहाँ से। ये तो नहीं है आपका, ये है मोहिउद्दीन खान बैच 40। हिडन डाइवर्जेंस बेरिश। ठीक है, एंट्री पॉइंट भी ठीक है, स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है।
सही है जी, फेल्ड सेटअप है। ठीक मार्क किया हुआ है आपने। फेल्ड सेटअप है, आपने ठीक मार्क किया हुआ है। प्राइस ने स्टॉप लॉस हिट किया और प्राइस नीचे आ गया। अच्छा, इसमें एक चीज आपको मैं बता देता हूँ, वो चीज समझ लीजिएगा, आप लोगों के लिए आगे चल के भी हेल्पफुल होगी। आप अगर नीचे टाइम ऑब्जर्व करेंगे ना इस जगह पे, तो जिस वक्त आपका स्टॉप लॉस हो रहा है वो 11 से 12 बजे का टाइम है। ये टाइम है, ठीक है, इसी टाइम पे आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है। 12 बजे आपका लंदन ओपन होता है, और 11 बजे आपका एशियन सेशन क्लोज होता है यहाँ पे ऐसे। ये एशियन सेशन है, ये आपका एशियन हाई है। तो प्राइस ने एशियन हाई की लिक्विडिटी ली है और फिर अपनी डायरेक्शन ले ली है। तो इसलिए आपको मैं कहता हूँ कि जो बेस्ट टाइम है ट्रेड करने का, वो एक तो सुबह को है 5 से 7, ये बेस्ट टाइम है ट्रेड करने के लिए। गोल्ड पे बात कर रहा हूँ। उसके बाद 12 से 2 बेस्ट टाइम है, इस दौरान जो भी सेटअप बनेगा वो फेल नहीं होगा आपका, अच्छा अच्छा चलेगा वो। फिर शाम को आप 5 से 8 बजे या 9 बजे तक बैठ सकते हैं। बहरहाल ये ठीक है आपका, जो आपने सेटअप शेयर किया ये एक फेल्ड सेटअप है। इसमें कोई क्वेश्चन होता तो आप साथ लिखते थे, वैसे मुझे कोई नजर नहीं आ रहा क्वेश्चन इसमें। लेकिन सेटअप अगर आप यूँ ऐसा करेंगे ना, नहीं आप अगर, आपने ठीक एंट्री ठीक ली है, आपने ठीक पॉइंट आउट किया। लेकिन अब चक्कर ये है कि स्टॉप लॉस और टीपी ये होंगे, हर ट्रेड में होंगे, या स्टॉप लॉस होगा या टीपी होगा, लेकिन इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है हिडन की। अभी मैं वही बात कर रहा था ना कि फील्ड सेटअप मिलेंगे आपको, पूरी जिंदगी मिलेंगे, ऐसा नहीं ऐसे होता तो फिर मैं तो ये कहता 100% है, जब मर्जी लें। 100% नहीं होता कुछ भी, 80%, 90%, 95% मैक्सिमम। 99% की जो मैं बात करता हूँ ना, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा पीएसए में। उसमें अपने प्राइस, ये जो रेंज होती है ना 5 मिनट की, 15 मिनट, इस पे जाकर ट्रेड क्लोज कर देनी है बस। बड़ा डिस्कस करेंगे वो भी इंशाल्लाह आगे जी। मोहम्मद अदनान बैच 40, आपका दोबारा क्वेश्चन आया। ये क्वेश्चन है जी, ट्रेंड लाइन पर फोर्थ टच पर ट्रेड ले सकते हैं क्या, और फोर्थ टच में कौन सा हाई का ब्रेक होना लाजमी है? नहीं, बस थर्ड टच पे ले सकते हैं जी। फोर्थ टच पे फिर जाके, अच्छा यूं पूछ रहे हैं। ये आपका 1 है, ये 2 है। थर्ड टच से मुराद ये नहीं होती कि एक ही कैंडल टच करेगी थर्ड टच आ जाएगा। यहाँ पे प्राइस रेंज कर सकती है, मल्टीपल टाइम्स भी इसको टच कर सकती है, 3 4 5 6 दफा भी कर सकती है, यानी इस रेंज को तोड़ेगी नहीं, यहीं पे रहेगी, बार बार टच करेगी, फिर मोमेंटम कैंडल से उठेगी। फिर आपने बाय करना, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं इस तरह। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। अब्दुल रहमान तारिक बैच 40। बोर तो नहीं हो रहे यार आपको? ये क्या क्वेश्चन है जी? भाई यहाँ इतनी मेहनत की है, वहाँ क्वेश्चन भी लिख देते साथ। शायद आपने नीचे पूछा होगा फिर। कोई समझ नहीं आई क्या पूछा आपने। ये आउटर ब्लॉक तो ये है, शायद ये पूछा होगा। लिक्विडिटी स्वीप है कि नहीं, शायद ये पूछा होगा। लिक्विडिटी स्वीप है 5 मिनट के हिसाब से, ठीक है। लिक्विडिटी स्वीप अभी आपने पढ़ना है वैसे, लेकिन ठीक है। और ये ऑर्डर ब्लॉक भी है, और ये टू बार रिवर्सल अगर आप इसको देख रहे हैं, तो टू बार रिवर्सल अभी तो हमने पढ़ा नहीं है, ऐसे टू बार रिवर्सल ये वैलिड नहीं है। ऑर्डर ब्लॉक ठीक है। अच्छा जी, आगे कौन है सर, कितने परसेंट, या कोई एक रूल बता दें यूएस या चेंज ऑफ क्वार्टर के ऊपर क्लोजिंग का। मेरे ख्याल आपको जवाब मिल गया होगा, मैंने बता दिया। 30% कैंडल ऊपर क्लोज होनी चाहिए, ये रूल याद कर लें। जैसे कि हमारे पास ये, हम कहते हैं कि ये हमारा स्ट्रक्चर लेवल है, इसके ऊपर प्राइस अगर क्लोज कर रही है मोमेंटम कैंडल, तो 30% कैंडल का ऊपर क्लोज हो, 70% नीचे भी रह जाए कोई बात नहीं। ठीक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 1, जुबैर अहमद बैच 40, रिट्रेसमेंट एक वेव को कहते हैं या पोर्शन को? वेव होती है जी, पोर्शन तो नहीं, वेव होती है। छोटी वेव को रिट्रेसमेंट की वेव कहते हैं। जैसे अभी आप यहाँ पे अगर देखें इस जगह पे, इससे आपको पता चलेगा। अब ये एक आपकी इम्पल्स वेव थी, क्यों थी, इसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया, तो ये छोटी सी एक रिट्रेसमेंट आई है, ठीक है। फिर ये रेंज हो रही है, फिर इम्पल्स वेव आई, फिर रिट्रेसमेंट आ गई, फिर इम्पल्स वेव, अब ये फिर रिट्रेसमेंट की वेव चल रही है। रिट्रेसमेंट की वेव की एक निशानी होती है, जब वो नीचे गिरती है छोटी छोटी कैंडल्स बना के आती है ऐसे, जैसे ये प्रॉपर रिट्रेसमेंट है। छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं, प्राइस में जान नहीं है, वॉल्यूम्स लो होते रहते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से मोमेंटम कैंडल बनेगी, प्राइस ऊपर निकल जाएगी। इसको रिट्रेसमेंट कहते हैं। चार्ट्स कहाँ गई? सेकेंडली, प्लीज M15 में लास्ट 3 डेज का मार्केट स्ट्रक्चर प्राइस एक्शन को रीड आउट करना समझा दें। थर्ड, कर्रंटली इम्बैलेंस का भी बता दें।
नहीं, कोई चीज में बता, इम्बैलेंस तो बड़े बड़े उसको कहते हैं, जो डेली में आपको मिलता है ना, डेली में एफएजी बनता है, उसी को इम्बैलेंस कहते हैं। आप ये देखें ना, हम डेली में चलते हैं। डेली में एक तो आपको चीज नजर आ रही है सीधी सीधी, वो ये कि ये एक बड़ी रेंज चल रही है, देखें, ये एक बड़ी रेंज है। ठीक है, ये साइडवेज मार्केट है। जो ट्रेंड वाली मार्केट होती है वो ऐसे शो नहीं होती, वो आपको शो होती है ऐसे। ये ट्रेंडिंग मार्केट थी, प्राइस मुसलसल ऊपर जा रही है। उसके बाद आपने पूछा कि इम्बैलेंस दिल्ली में, ये इम्बैलेंस है। अब देखिए ना, इसको इम्बैलेंस इसलिए कहते हैं कि ये कहाँ से एफएजी स्टार्ट हो रहा है, कितना ऊपर तक जा रहा है। जो छोटे टाइम फ्रेम में बनते हैं उनको फेयर वैल्यू गैप्स कह देते हैं, बड़े में इम्बैलेंस कह देते हैं। दूसरा ये भी होता है समटाइम्स की प्राइस ऊपर उठी है, यहाँ से थोड़ी सी रिट्रेस करके ऊपर चली गई है, इससे पहले की वेव ये थी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारी जगह इम्बैलेंस कहलाएगी, कि प्राइस यहाँ पे भी नहीं आई, अपनी करेक्शन करने नहीं आई, करेक्शन करेगी फिर यहाँ से उठेगी, इसको करेक्शन कहते हैं, यही इम्बैलेंस होती है। रिट्रेसमेंट कहते हैं छोटी वेव को, जैसे ये थी, जैसे ये थी, ये रिट्रेसमेंट होती है। एक चीज हो गई, इम्बैलेंस हो गया। दूसरा आपने कहा कि लास्ट 15 डेज, लास्ट 3 डेज, इस टाइम इस हवाले से कम होता है, ये चीज़ें लाइव पे होती हैं, मैं आपको हल्का सा आइडियाज का दे देता हूँ। अच्छा, लास्ट 3 डेज में जो चीज़ आप पूछ रहे हैं ना, अब इसमें होता है कि आप डेली में जाके देखें क्या हो रहा है पहले, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये क्यों कंफ्यूजिंग है। ये देखें, 4 दिन में आ जाए, बल्कि इससे भी ज़्यादा चले जाएं आप, ये ऊपर है, फिर प्राइस नीचे है, फिर ऊपर है, इससे पहले भी ये काम था। ठीक है, इन एक प्राइस ने रेंज बनाई हुई है डेज के हिसाब से भी, डेली में आ जाए। 5 दिन में देख, 3 दिन में चले सिंपल होगा, प्राइस बुलिश जा रही है। ठीक है, 5 दिन में आएंगे तो ये चीज मिलेगी आपको M15 में। अब हम उसको मार्क करके देख लेते हैं। जितना पीछे जा सकते हैं। ये क्या डेट है जी, हमारे पास 27 जून है, 30 जून है। चलिए जी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये पिछले 3 दिन का है जी। अच्छा, मुझे लगा कि शायद आप वो उसका पूछना चाह रहे हैं कि कंफर्म हायर जो उसके होते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का। अच्छा जी, यहाँ पे देखें, यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये लो लगा हुआ है आपका। ठीक है, इससे पहले आपके पास प्राइस क्या थी, थोड़ा सा पीछे बैकग्राउंड में भी देख लेंगे, क्योंकि प्राइस गिर रही है, मैं चाह रहा था कि आपको थोड़ा सा पीछे से भी आइडिया हो जाए। यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। ये एक स्ट्रक्चर की वेव लगी है आपके पास, एक्सटर्नल मान लेते हैं इसको हम। ठीक है, बड़ी स्ट्रांग वेव लगी है। इसके बाद ये आपका हाई हो गया, अब इसको देखते जाएं बस, ये हाई है और ये लो है। ठीक हो गया, मैं यहाँ से भी स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से इजी था स्टार्ट करना, लेकिन यहाँ से आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी आ जाएगी। ये आपका हाई लग गया, ये आपका लो लग गया, बात खत्म हो गई यहाँ पे। इसको मार्क कर लें ऐसे। चलिए, ठीक हो गया। अब ये आपके पास एक सारी इंटरनल वेव है, इसके अंदर जो कुछ भी होता रहेगा ये इसकी एक इंटरनल वेव है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि ये इसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया कि नहीं किया, इसने ब्रेक किया कि नहीं किया। स्ट्रक्चर ब्रेक के लिए ना आप एक छोटी सी चीज समझ लें, अगर इसने स्ट्रक्चर ब्रेक, हम इसको मान लेते हैं, अगर उसने एक पिप से भी कर दिया ना, ये बहुत हाई, आगे हम जाके पढ़ेंगे कि हाई वॉल्यूम से हुआ, ये लो वॉल्यूम से हुआ। ये देखें, अगर ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर बन रहा है, ये हमारे पास एक्सपोर्ट है, प्राइस ऊपर जाती है और नीचे थोड़ा सा नीचे क्लोज कर देती है, वॉल्यूम बहुत हाई है। ठीक है, स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया है। मैं इसकी एग्जांपल एक, पता नहीं ठीक है कि नहीं, मैं आपको देता हूँ एग्जांपल। एग्जांपल ये है कि मैं, आपने शायद पहले भी सुनी हो, उससे ज़रा बात जल्दी समझ आ जाती है। एक शख्स है ना, वो छत पे खड़ा हुआ है, तो नीचे आने के जो रास्ते हैं उसके पास दो हैं, एक वो किसी सीढ़ियों से आ जाए आराम से, दूसरा ये है कि छत से छलांग लगा दे। दोनों सूरतों में पहुंचेगा वो नीचे ही, ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, ऊपर दूसरी तरीके से जाएगा, लेकिन जमीन पे पहुंच जाएगा एक दफा। तो जब स्ट्रक्चर किसी जगह पे आप मार्क कर लेते हैं ना इस तरह, अगर प्राइस उसका लो ब्रेक कर देती है, चाहे हाई वॉल्यूम से किया चाहे लो से, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वो हो गया। समझा, कि पहली चीज तो आपने ये काउंट करनी है। अब अगर हाई वॉल्यूम से हुआ है तो इसका मतलब है कि प्राइस वापस जाएगी लिक्विडिटी लेने। लो वॉल्यूम से हुआ है तो एब्जॉर्प्शन कैंडल बन जाती है और प्राइस कंटिन्यू कर जाती है। ये चीजें भी आपने पढ़नी है, इसमें परेशान नहीं होना। अब यहाँ पे देखें, ये आपने हाई मार्क किया, ये लो मार्क कर दिया, अब ये इसका इंटरनल चल रहा है स्ट्रक्चर, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है, इसमें आप लोग ट्रेड भी बेशक ना करें। यहाँ पे आती है प्राइस, लिक्विडिटी स्वीप की, फिर ऊपर चली गई, फिर ऊपर चली गई, यानी एक लिक्विडिटी क्रिएट कर रही है, यहाँ पे लोग बार बार यहाँ से बाय करते हैं। ये इसने स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया।
जब इसने स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया नीचे, ये मोमेंटम कैंडल भी क्लोज, पूरी कैंडल नीचे क्लोज कर दी है, मोमेंटम तो नहीं, पूरी कैंडल नीचे क्लोज कर दी, यहाँ भी कैंडल्स क्लोज कर दी हैं। अब ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। अब आपने देखना कि जब स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, पहले हमारा हाई ये था, अब आपका हाई लोअर हाई कहलाएगा, नीचे शिफ्ट हो जाएगा। नीचे सबसे ऊंचा पॉइंट कौन सा है, वो ये है, इसको मार्क कर लें। ठीक है, इसको आपने मार्क कर लिया, ये अब आपका बन गया लोअर हाई। ठीक है जी। अब आपने क्या देखना है कि प्राइस क्या करती है। प्राइस यहाँ से कहीं से वापस आती है टेस्ट के बाद, या इसको ब्रेक कर देती है। इसने लोअर हाई को ब्रेक किया, यहाँ पे आपका हो गया चेंज ऑफ करेक्टर। ये जो हुआ था ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, यानी कंटिन्यूशन पैटर्न था, प्राइस कंटिन्यू कर रही थी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को। यहाँ पे इसने स्ट्रक्चर तो ब्रेक किया, लेकिन ब्रेक करने के बाद आपका लोअर हाई यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। अब जैसे ही, अब आपको अपना हाई पता होना चाहिए, हाई आपको पता है, जैसे ही हाई ब्रेक हुआ आपने कहा चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। अब देखेंगे सबसे ऊंचा हाई कौन सा यहाँ पे लगा है, यहाँ पे इसने यही हाई लगाया है। ठीक है, ये हाई क्यों लगाया है, इसने इसको ब्रेक किया, स्ट्रक्चर को ब्रेक करके साथ ही रिट्रेसमेंट आ गई, बेशक एक कैंडल की आई है। इस हाई को मार्क कर लें, ये हाई जैसे ही ब्रेक हुआ, अब आप कहेंगे कि ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दोबारा हो गया, ये हमारा लो आ गया। ये जो नीचे लो था इस जगह पे, वो अब यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ठीक है जी। फिर प्राइस ऊपर गई, इसको ब्रेक कर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, फिर प्राइस नीचे आई, फिर इसको ब्रेक कर दिया, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, फिर रिट्रेसमेंट, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो, सबसे डीप पॉइंट को मार्क करते जाएं, सबसे डीप पॉइंट ये था, उससे पहले ये था, उससे पहले ये था। बिल्कुल सिंपल सी चीज है, जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो लो मार्क कर लें। ये देखें, लो नहीं टूटा इस जगह पे भी। ठीक है, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये आपका हाई था आखिरी, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, सबसे डीप लो कौन सा था, स्टिल यही है, इसको मार्क कर लें। अब यहाँ पे इसने फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया। ठीक है, लेकिन एक चीज का ख्याल रखना है, बुलिश मार्केट में जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपका चेंज ऑफ करेक्टर होगा एक दफा, आपने वहां पे वॉल्यूम लाजमी देख रहे हैं, देखें कितने बड़े वॉल्यूम आ रहे हैं। ये ट्रैप्स होते हैं, प्राइस यहाँ से दोबारा ऊपर बुलिश हो जाती है, खास तौर पे छोटे टाइम फ्रेम में। तो इस तरह बस आप इसको मार्क कर लें, ये तकरीबन लास्ट 3 डेज का यही है, और भी है ऊपर। अब फिर आपका ये लो है। ठीक है, प्रीवियस हाई कौन सा था, ये आपका प्रीवियस हाई है। ये देखें, प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया। जब ब्रेक कर दिया, चाहे बड़े से किया छोटे से किया, विद द ट्रेंड उसको ब्रेक कर दिया, ये आपका लो है, ये आपका हाई था प्रीवियस। ठीक है, जब हाई आपका ब्रेक हो गया, अब आपका लो कौन सा होगा, ये आपका हाई था, ये आपका लो था। इस लो के बाद प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया, आपका डीप सबसे पॉइंट ये है। ठीक है, इसी को आपने मार्क करके रखना है। अब जब ये ब्रेक होगा, फिर देखें, प्राइस नीचे आ गई, इसने इसको फिर ब्रेक कर दिया, अब सबसे डीप पॉइंट आपका ये है। अब आपका ये लो शिफ्ट होकर ऊपर आ जाएगा। ये ब्रेक हुआ, सबसे डीप पॉइंट कौन सा है, जब भी ब्रेकआउट हुआ पहले ये था डीप पॉइंट, अभी भी वही है आपका। ठीक है जी, जब ये ब्रेक हुआ है तो अब आपका डीप पॉइंट ये है, इसको उठा के ऊपर ले जाए। फिर कहाँ पे ब्रेक हो रहा है, ये रिट्रेसमेंट अच्छी नहीं है, क्योंकि ये मोमेंटम कैंडल बिल्कुल बराबर बराबर क्लोज है, इसको छोड़ दें बस। अब आपका लो ये है, ये लो है आपका M15 में। इस तरह जब भी स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, तो पीछे वाला लो सबसे डीप पॉइंट मार्क कर लिया करें। बस ये पता होना जरूरी है, ऊपर जहां मर्जी जाए, फिर प्राइस नीचे आती है, फिर ब्रेक करती है, सबसे डीप पॉइंट मार्क कर लें, ये सबसे आसान तरीका है। इस तरह आप देखेंगे तो जिस मर्जी स्ट्रक्चर में इसको आप जिस मर्जी टाइम फ्रेम में कर सकते हैं। आगे जी, शाहिद इकबाल सर, स्ट्रक्चर मार्किंग विद टाइम फ्रेम्स बता दें। यही है जी, यही अभी आपको बता दिया सारा, बिल्कुल यही रूल है, जिस मर्जी टाइम फ्रेम पे कर लें। आगे जी, दानिश सिद्दीकी बैच 40। ये मैं 1 मिनट शेयर कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या है जी। ठीक है, चलें, ये इसमें कुछ आप शेयर करते तो मैं साथ डिस्कस कर लेता कुछ चीज़ और भी इसमें। अच्छा जी, आगे सुहेल अब्बास, आपका क्वेश्चन मैं शेयर कर देता हूँ। अच्छा जी, इनका क्वेश्चन क्या है जी। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हाई लग गया, ठीक है, नीचे एफवीजी है, प्राइस ने टैप कर लिया। क्वेश्चन नंबर 1 सर, एक इम्पल्स मूव में अगर 4-5 एफवीजीज बन जाते हैं, कौन सा एफवीजी वर्क करता है, जिस पे आपको वॉल्यूम कंफर्मेशन आ जाएगी, वॉल्यूम आपको बताएगा कि ये एफवीजी चलने लगा है। जैसे कि इस मूव में अपर ऊपर वाले सारे एफवीजीज फेल हो गए हैं, फिब लेवल भी फेल हो गया। हाँ जी, ठीक कह रहे हैं बिल्कुल।
अच्छा एक चीज आपको बताऊं, कोई भी एफएजी फेल यहाँ पे नहीं हुआ, फिब लेवल भी एक दफा फेल नहीं हुआ, एक दफा उसने आपको रिजेक्शन दी है जरूर। बहरहाल चलें, इसको हम फेल ही मानते हैं सर। अगर H1 के लेवल में M5 कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करें, तो जैसे आपने बताया कि M5 की पावर 30 पिप्स होती है, तो अगर 0.7 की लॉट हो तो जिसमें प्रॉफिट बुकिंग पॉसिबल नहीं हो, तो क्या उसमें 30 पिप्स पे क्लोज करें या H1 के लेवल तक का वेट करें? अगर आप H1 के टाइम फ्रेम पे H1 के लेवल पे काम कर रहे हैं, तो फिर आपने पिप्स भी H1 के ही लेने हैं। ठीक है, अगर आप 5 मिनट के लेवल पे काम कर रहे हैं, तो 5 मिनट के लेवल पे आपने 30 पिप लेने हैं। H1 पे काम कर रहे हैं, H1 पे आपने H1 के ही पिप्स लेने हैं, 50-60 पिप्स आपने जरूर लेने हैं, 60-70 पिप्स जरूर लेने हैं आपने। स्ट्रक्चर मैपिंग में आपने इंड्यूसमेंट के बारे में नहीं बताया। स्ट्रक्चर मैपिंग में इंड्यूसमेंट का कोई रोल है? इंड्यूसमेंट जो है ना, वो लिक्विडिटी स्वीप को ही इंड्यूसमेंट कहते हैं, वो भी आपने पढ़ना है। आपने लिक्विडिटी स्वीप अभी नहीं पढ़ा, उसी को इंड्यूसमेंट कहते हैं। अब जो मैंने आपको बताया था कि एफवीजी बनता है, आप 50% से बाय कर लें, उसका आईसीटी में नाम है, पता नहीं कौन सी इंक्रोचमेंट है। ठीक है, वो मुझे अब नाम याद नहीं, ज़हन में नहीं है, बता दूंगा आपको। कॉन्सिक्वेंट, पता नहीं क्या कहते हैं उसको, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट ऐसा कुछ नाम है उसका। तो वो मैं आपको आसान करके बता रहा हूँ, इंड्यूसमेंट भी उसी का वर्ड है, लिक्विडिटी स्वीप को ही कहते हैं। इम्पल्स वेव में 4-5 एफएजीज है ना, तो जिसपे आपको वॉल्यूम कंफर्मेशन दे, पहले का जवाब ये आ गया। ठीक है, दूसरे का एफएजी पे भी आपने वॉल्यूम कंफर्मेशन ही देखनी होती है। नंबर टू, H1 पे आप 5 मिनट की कंफर्मेशन देख रहे हैं, तो आप H1 के हिसाब से ही उसको काउंट करेंगे। नंबर थ्री, स्ट्रक्चर मैपिंग वाला भी आपको जवाब दे दिया, आगे चलते हैं जी अब। सर, कैंडल रिट्रेसमेंट रूल फॉर वैलिड रिट्रेसमेंट प्लीज। इनसाइड बार्स डोंट मैटर, बट डू दे मैटर इन टू कैंडल रिट्रेसमेंट? टू कैंडल रिट्रेसमेंट होती वो है जो एक कैंडल के अंदर ही बने। ठीक है जी, इसका आपने याद रखना है रूल। ये मैं आपको बात समझा देता हूँ, ऑर्डर ब्लॉक ही होता है ये भी। देखिए जी, सब लोग समझ रहे हैं चीज, आसान है बिल्कुल। ये बुलिश कैंडल है, फिर बुलिश कैंडल है, यहाँ पे दो, टू कैंडल रिट्रेसमेंट ये होती है कि इसी के अंदर दो कैंडल्स बन जाए ऐसे। इनमें से एक कैंडल जो है ना, आमतौर पे वो डोजी कैंडल होती है। मैं इनको दोबारा बना देता हूँ। एक कैंडल जो है ना, वो डोजी कैंडल होती है इस तरह की, यानी वीक कैंडल होती है, और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है। ठीक है। अच्छा, अब ये एक ही कैंडल के देखे ना, इनसाइड बार्स हैं, इसी एक कैंडल के अंदर अंदर बन रही हैं। उसके बाद प्राइस कंटिन्यू कर जाती है बुलिश साइड पे, इस तरीके से। तो ये ऑर्डर ब्लॉक भी बन गया, और इसी को ट्रू कैंडल रिट्रेसमेंट कहते हैं। अब जब प्राइस यहाँ पे दोबारा आती है वापस नीचे इसको टैप करने के लिए, तो यहाँ से आप बाय की ट्रेड करते हैं। तो ट्रू कैंडल रिट्रेसमेंट तभी अच्छी बनती मानी जाती है जब वो एक ही कैंडल के अंदर बन रहे हो। चलो जी, क्वेश्चन तो खत्म हो गए। अच्छा जी, क्वेश्चन खत्म हो गए, एक दफा दोबारा करते हैं, ताकि आप लोगों के जो क्वेश्चंस आप लोगों ने बाद में रेडी किए हैं, उन लोगों को भी चांस मिल जाएगा। ओपन है जी, ज्यादा फायरिंग नहीं करनी, बस थोड़े थोड़े क्वेश्चन पूछा करें। इस टाइम फ्रेम पे कितने पिप्स होने चाहिए, ये आप लास्ट बैच में, लास्ट उसमें आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, लास्ट जो आपका क्लास होगी ना, लास्ट फेज होगा उसमें। चलें जी, बस ना करें, पहले से ज्यादा क्वेश्चन तो अब आ गए। चलो जी, बस आपने डबल डबल क्वेश्चन भी नहीं करने ना। एक क्वेश्चन एक बार, मैं सब क्वेश्चंस पढ़ रहा हूँ, एक भी नहीं छोड़ रहा, सबको देख रहा हूँ बीच में। अच्छा जी, आगे है जी क्वेश्चन, अब्दुल रहमान तालिक। इंटरनल स्ट्रक्चर का ऑर्डर ब्लॉक वैलिड कंसिडर करें या फिर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बेस्ट होते हैं? एक्सटर्नल बेस्ट होते हैं जी, इंटरनल का आपको टारगेट छोटा मिलेगा और फेल भी हो जाते हैं। आप आरएससी को किस टाइम फ्रेम में यूज करते हैं? 5 मिनट में, 15 मिनट में, 4 आवर में, 1 आवर में? देखता हूँ किस हिसाब से ट्रेड बन रही है। 4 आवर में बन रहा है तो वेट करना पड़ेगा, उसके लिए मेरे पास अलग अकाउंट है। 5 मिनट में बन रहा है तो स्कैल्पिंग के अकाउंट पे कर लेंगे उसको ट्रेड। अब ये देखें ना, 15 मिनट में भी कुछ बन रहा है यहाँ पे, ये देखें। 15 मिनट में ये लाइन अभी तो वैसे नहीं, इतनी मजे की नहीं है, छोड़ दें इसको। 5 मिनट में बन रही थी, अभी देखेंगे उसको, अगर वो काम करती है तो। आगे जी सर जी, बीओएस और चेंज ऑफ कैरेक्टर की समझ नहीं आ रही, प्लीज समझा दें। ये समझाने के लिए पूरी क्लास है जी, 3 क्लासेस हैं सिर्फ ये समझाने के लिए। स्ट्रक्चर की क्लासेस दोबारा देखें सारी, अगर फिर भी समझ नहीं आती फिर बताइएगा, फिर लाइव पे समझाएंगे आपको। ब्रेक और स्ट्रक्चर, ये तो इतनी आसान चीजें, बहुत आसान करके समझाई थी यार, ये तो सबको समझ आई है।
दोबारा क्लासेस देखें एक दफ़ा, 3 क्लासेस हैं, दोबारा देखें, यहाँ पे इसका समझ नहीं आएगी आपको, क्योंकि यहाँ पे वहाँ पे मैंने 40-40 मिनट समझाया है क्लास में, यहाँ पे तो कैसे समझा सकता हूँ पूरी बात। इतना सा समझ लें कि आपके पास जब प्राइसेस बुलिश है ना, तो आपने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मार्क करके रखना है, लो मार्क करके रखें, ये प्राइस का लो है आपका, फिर प्राइस नीचे आती है, रिट्रेसमेंट लगती है, फिर प्राइस स्ट्रक्चर ब्रेक कर देती है, तो ये लो है आपका, लो अपने मार्क करके रखें हर जगह पे, हर वेव का लो आपको पता होना चाहिए। तो पहली बार जब प्राइस अपना कंफर्म लो ब्रेक करेगी, तो ये आपका चेंज ऑफ फैक्टर है। ठीक है, उसके बाद नीचे आके दोबारा जब अपना वही लो जो उसने लगाया था, उसको दोबारा ब्रेक कर देगी, तो अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अब समझ आइए कि नहीं आ गई, उम्मीद अब आ गई होगी, वैसे आसान हो गया। If there is no order block or FAG confirmed low at confirmed low but we get a volume sign, can we take a trade, दे सकते हैं जी। देखें जी, होता ये है कि जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है ना इस तरह, तो नीचे FVG ऑर्डर ब्लॉक जरूर होना चाहिए। इन मैं आपको कह रहा हूँ कि 90% जरूर होना चाहिए, हो सकता है किसी केस में ना हो, तो फिर आपको वहां से ट्रेड मिलेगी, उस जोन से मिलेगी। अगर नहीं है, जैसे आपने पूछा कि अगर नहीं है ऑर्डर ब्लॉक FVG, तो फिर आपने यहाँ से ट्रेड नहीं करनी, फिर आपने लिक्विडिटी स्वीप का वेट करना है कि जिन लोगों ने यहाँ से बाय किया था, प्राइस नीचे आए, उनके स्टॉप लॉस हिट करे, यहाँ पे साइन बनाए वॉल्यूम का, अब आप बाय करेंगे। कुछ ना कुछ तो आपको चाहिए ना, मतलब अपने, आपकी गाड़ी या CNG पे है या पेट्रोल पे है या डीजल पे है, कुछ तो डालते हैं ना उसमें आप। तो यहाँ से प्राइस को ऊपर उठाने के लिए, इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के लिए प्राइस को पावर चाहिए, वो पावर या इसको FAG देगा, या ऑर्डर ब्लॉक देगा, या PPR देगा, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिक्विडिटी देगी। तो आपको लिक्विडिटी स्वीप का वेट करना होगा फिर, वो भी आप पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, आर टू एरोज नेसेसरी फॉर अ थर्ड ट्रेड टू बी कॉल्ड विद द ट्रेंड? हाँ जी, विद द ट्रेंड का मतलब ये होता है कि बड़ा टाइम फ्रेम 4 आवर क्या कर रहा है। आप गोल्ड में काम कर रहे हैं, किसी में भी काम कर रहे हैं, ट्रेंड अगर आपने देखना है कि बुलिश मेन ट्रेंड क्या है, तो 4 आवर और डेली को देख लिया करें, वो आपको बता देंगे। उसके साथ जैसे ही छोटा टाइम फ्रेम अलाइन करेगा, आप ट्रेड ले सकते हैं। मसलन 4 आवर आपका बुलिश है, इस तरह बुलिश है, ठीक है, ये 4 आवर की वेव थी। 5 मिनट को देखते हैं, 5 मिनट ऐसे आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा है, 4 आवर का स्ट्रक्चर ये बड़े वाला है, 5 मिनट नीचे आ रहा है। जैसे ही 5 मिनट ही बुलिश होगा, तो दो एरो आपके लिंक हो गए हैं, दो सिंक हो गए हैं, ठीक है, या अलाइन हो गए हैं दो एरोज। कौन से? एक H4 का जो कि बुलिश बता रहा है, दूसरा M5 पहले नीचे था, अब ये भी बुलिश हो गया इस जगह से, तो दोनों एरोज आपके बुलिश हैं, अब आप बुलिश ट्रेड ले सकते हैं। एग्जीक्यूशन बाद में देखेंगे, अभी आप चीजें पहचानें सिर्फ। Adnan Malik, sir, I have taken all your online classes and watched every class recording 2 to 3 times, but still I'm not understanding anything properly. If you have already taught 70%, then honestly, I have understood only 5 to 10%. I had dreams. I thought I would learn trading, earn money, and then get married. But now it doesn't look possible. ओह, आप तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए। शादी भी आपकी हो जाएगी इंशाल्लाह, और पैसे भी आपको मिलेंगे, और आपको समझ भी आएगी। अगर तो आप नए हैं बिल्कुल, जो लोग इस मार्केट में बिल्कुल नए हैं, तो आपको 1 साल चाहिए, ठीक है। अगर आप आहिस्ता स्लो लर्नर हैं तो जल्दी चीज़ें पिक कर लेते हैं। आज जिन स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ, उनकी एक दो और लोग हैं, उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है अभी, हालांकि नए हैं बिल्कुल वो, लेकिन वो टाइम बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। तो मैं रिकमेंड भी नहीं करता कि बहुत ज़्यादा टाइम दें, बस नॉर्मल रहें, इजी रहें। आपको 5 to 10% समझ आ गई, इतनी भी काफ़ी है। देखें, सब 10 बंदे एक रेस में दौड़ रहे हैं, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड दो तीन लोग ही आएंगे ना, बाकी तो आस्ते एक वो भी होगा जो 10वें नंबर पे आएगा, लेकिन वो भी क्रॉस कर जाएगा उस लाइन को, तो आप भी कर जाएंगे। अगर बाकियों को 6 माह लगेंगे, शायद आपको 8 माह लग जाए, बाकियों को 8 लगेंगे, आपको 1 साल लग जाए। लेकिन अगर इस तरह करेंगे ना, मुझे समझ नहीं आ रहा और मैं रह जाऊंगा और इतना डिप्रेस हो जाएंगे, तो फिर वाकई नहीं होगा। थोड़ा सा हौसला करना पड़ेगा ना। जब मैं आया था, तो मेरे से ज्यादा कंफ्यूज कोई भी नहीं होगा इस मार्केट में। मुझे एक दिन एक चीज अच्छी लगती थी, दूसरे दिन दूसरी अच्छी लगती थी, पहले की छोड़ के दूसरी पे। अब इतने साल हो गया, मैं वॉल्यूम से नहीं हटा। तो एक टाइम होता है, तब तक जब तक आपको समझ नहीं आती, आपने बस लगे रहना है। अगर हट जाएंगे ना, तो फिर आप किसी प्रोफेशन में भी, एक है एक दो लोग जानने वाले इस तरह, वो आज उन्होंने एग्स का कारोबार शुरू कर दिया, पोल्ट्री फार्म बना लिया। वो 3 महीने में वो बस ये समझते हैं कि आज हमने ये काम शुरू कर दिया, अब सारी दुनिया अंडे हमसे खरीदे, सारी दुनिया चिकन हमसे खरीदे। ऐसा नहीं होता ना, आपको नाम बनाना पड़ता है पहले। तो इतना नाम बनना शुरू होता है, 2 ढाई 3 महीने 6 महीने लगते हैं, वो डिप्रेस होकर छोड़ देते हैं। फिर वो कोई और काम शुरू कर देंगे, प्रॉपर्टी का काम शुरू कर देंगे। अब जब उन्होंने प्रॉपर्टी का काम शुरू कर दिया, फिर उनका दिल ये करेगा कि अब कोई और बंदा प्लॉट बेचना बंद कर दे, सिर्फ हम ही बेचेंगे अब। तो फिर वो भी नहीं चलता, एक्सपेक्टेशंस उनकी पूरी नहीं होती, उसको भी छोड़ देते हैं। तो अगर आप इस तरह करेंगे, तो मसाइल आएंगे आपके लिए भी। बस अब आप आ गए हैं, तो अब आपने छोड़ना नहीं है इसको, चाहे आपको 1 साल लग जाए। मैं तो इधर ही हूँ ना, बाकी टीम भी इधर ही है, अभी आप लाइव पे भी नहीं आए, अभी तो पढ़े कुछ नहीं आपने। 70% तो बाकी है भाई, अभी तो 30% पड़ा है, 70% तो वॉल्यूम है। I was studying hobbies and came across the concept of hidden order blocks.
हिडन और ब्लॉक छोड़ दें, अभी आप जो नजर आ रहे हैं उनको देखें बस, हिडन भी आपको पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। कुछ चीजें लाइव के लिए छोड़ दें, ठीक है, जो आगे चलकर डिस्कस। हिडन को मैं नहीं देखता। हिडन ये होता है कि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया जो कि आपको नजर, आपने देखा M15 में, आपको नजर नहीं आ रहा, ठीक है। आपने फौरन से M5 शिफ्ट किया, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है छोटा सा, तो M15 में वो हिडन है, M5 में वो आपको विजिबल है। अभी आप इसी कॉन्सेप्ट पे रहें बस, इसकी जरूरत नहीं है आपको। जो चीजें पढ़ा रहा हूँ ना, वो काम कर रही हैं तो मैं आपको वो बता रहा हूँ, अगर ना काम कर रही होती तो फिर मैं आपको भी ना बताता। थैंक्स सर। वेलकम जी। सर टाइम फ्रेम पे क्या पिप होने चाहिए, ये आपको आगे चल के बताएंगे जी। ये रिस्क मैनेजमेंट में पढ़ना है आपने, ट्रेड मैनेजमेंट में। ये क्या है जी, ताहिर आगा साहब ने क्या पूछा है? वैलिड रिट्रेसमेंट्स, ये तो हमारे पेज से मेरे ख्याल आपने उठाई है फोटो। वैलिड रिट्रेसमेंट वही है जिसमें आखिरी जो बाय की कैंडल है वो ब्रेक हो जाए किसी भी वेव में, तो वो है वैलिड रिट्रेसमेंट, वहां से स्टार्ट होती है। हाफिज इब्राहिम साहब का फिर मैसेज आ गया जी। वैसे बता रहा हूँ, क्वेश्चन बेशक पूछें, 10 बार पूछें। सेम क्वेश्चन 10 बार नहीं पूछना। सर ट्रेंड बुलिश है, मार्केट ने कंफर्म हायर लो ब्रेक कर दिया है, मोमेंटम शिफ्ट, तो यहाँ पे अगर कोई साइन ऑफ स्ट्रेंथ या फिर कोई साइन मिले तो हम बाय कर सकते हैं। हाँ जी, ब्रेक तो कर दिया इसने अब, लेकिन ये था इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल नहीं था। एक्सटर्नल भी शायद इसने ब्रेक किया है, नीचे कैंडल्स क्लोज की हैं, तो अगर आपको टॉप पे जाके अब इस एफएजी से आप सेल कर सकते हैं अगर वॉल्यूम कंफर्मेशन आ जाए। जब तक यहाँ पे बड़ा वॉल्यूम बाय का नहीं आता, यानी अभी इसको छोड़ देना, ट्रेड तो बताएं, अभी तो आपको सिर्फ कहता हूं पहचान कर लें बस। आपको एफएजी की पहचान होगी, इतना काफी है। साइन ऑफ वीकनेस यहाँ पे मिलेगा तो सेल कर सकते हैं, साइन ऑफ स्ट्रेंथ मिलेगा तो बाय भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको ट्रेंड को देखना पड़ेगा कि ट्रेंड क्या है आपका। बाय कर सकते हैं। ये देखें ना किधर गया पेन, पता नहीं ये आपको शो भी अभी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये देखें जी, ये अगर आप स्ट्रक्चर कह रहे हैं ये वाला, ठीक है, तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। इंटरनल स्ट्रक्चर का मैंने पहले भी बताया था आपको कि सम इसमें एक्यूरेसी कम हो जाती है, ठीक है। मेन स्ट्रक्चर आपका अभी जो मुझे नजर आ रहा है वो ये है, ठीक है। मुमकिन है ये बुलिश हो, प्राइस इस तरीके से बुलिश हो। अब इसने हाइस का ब्रेक नहीं किया प्रॉपर, नीचे आके लो स्वीप किया सिर्फ, ये देखें, ठीक है जी, यहाँ पे इसने लो स्वीप किया है। चार कैंडल्स भी पूरी क्लोज नहीं की, तो चार कैंडल्स को देख लिया करें, वो भी ब्रेक हो जाए चार कैंडल्स, इसका मतलब है ये ब्रेक हो गया प्राइस एक्शन के हिसाब से। अगर एक कैंडल के हिसाब से देखना है तो फिर आपने वॉल्यूम देखना है, वॉल्यूम क्या बता रहा है आपको, ब्रेक हुआ है कि नहीं, वो भी आपने पढ़ना है। तो यहाँ पे आपको लिक्विडिटी स्वीप करके अच्छा साइन मिलता है स्ट्रेंथ का, तो आप बाय भी कर सकते हैं, और यहाँ पे अच्छा साइन सेल का मिलता है तो सेल भी कर सकते हैं। वो सिनेरियो के हिसाब से ही, हर टाइम फ्रेम के हिसाब से अलग अलग होता है। लो जी, आगे पूरी किताब आ गई है जी। यार ये मैं शेयर कर देता हूँ, लेकिन ये फिर आपका एंड पे रखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अभी ये इतना बड़ा पड़ेगा कौन। पहले मैं समझा आपने कॉलम कॉपी करके लिख दी। अच्छा चलें जी, इसको पढ़ते हैं क्या है वैसे ये। बाकी में क्वेश्चन ले लेते हैं, चलें यार आपका भी ले लेते हैं, मैं कोई जो अच्छा क्वेश्चन इसमें है मैं उसको पढ़ लेता हूँ। इसको मैं जवाब दे चुका हूँ पहले का भी, दूसरे का भी। कितने परसेंट क्लोज करनी चाहिए बता चुका हूँ, 30% क्लोजिंग है। हाई के ऊपर विक लग जाए, हाई वैलिड रहेगा, वैलिड रहेगा, लेकिन नेक्स्ट आपका अगर उसको ब्रेकआउट देखना है तो फिर जो विक लगी है उसी के ऊपर देखना है आपने। फिबोनाची कंफर्म लो से अप्लाई होता है या इम्पल्स वेव के लो से, बता चुका हूँ क्लास में डिटेल से। जो आपको बता रहा हूँ ना इस सेशन में जो बताया है बस आप उस पे रहें, ठीक है। पहले मैंने क्या बताया, पहले मैं चेंज करता रहता हूँ, मैंने कौन सा कोई है, जो मुझे बेहतर लगता है उसके हिसाब से मैं 1 साल बाद 6 माह में चीज़ें अपडेट करता हूँ, देखता रहता हूँ कि नज़र होती है कि क्या चीज़ अच्छा काम कर रही है। मार्केट जब कंफर्म लो ब्रेक कर देगी लेकिन अभी बीओएस नहीं किया होगा, मतलब कंप्लीट ट्रेंड शिफ्ट नहीं हुआ होगा, उस टाइम हम ट्रेड कैसे करेंगे? लाइक हमें अभी कंफर्म नहीं होगा कि मार्केट बीओएस करके सेल ट्रेंड में चली गई है, या जब कंफर्म ही नहीं है तो फिर आप ट्रेड क्यों करेंगे? कंफर्म होगा तो ट्रेड करेंगे ना। अगर वहां पे साइन बाय का बन जाता है लाइक क्लाइमेक्टेशन बार, फिर मार्केट इसे फेज में है जहां भी ट्रेंड डिसाइड नहीं हुआ तो हम बाय करेंगे जी, बाय करेंगे। अगर आपके पास सेल का कंफर्म नहीं हुआ तो फिर मतलब ये है कि फिर बाय का ही है, फिर आप बाय ही करेंगे। जब सेल का ट्रेंड कंफर्म भी नहीं हो रहा तो फिर जो चल रहा है बाय का वही चलता रहेगा ना।
हिडन डाइवर्जेंस की बेरिश एग्जांपल थोड़ा मजीद डीप, हिडन डाइवर्जेंस की बेरिश एग्जांपल थोड़ा मजीद डीप और अगेन बताते हैं। मैंने वीडियो को 2 3 बार देखा है, ठीक है, ये मैं आपको भेजूंगा ग्रुप में। मेरे क्वेश्चन लेंथी हैं, आपने माइक का ऑप्शन नहीं दिया, और 15 वीडियोस और पूरा रिकॉर्डेड कोर्स देखने के बाद ये पहला क्वेश्चन। कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है, हम पढ़ रहा हूँ, मैं मजाक कर रहा था। दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। कंफर्म लो वन टाइम अभी ब्रेक हुआ हो और अभी बीओएस नहीं हुआ तो हमें सेल साइन मिल जाए, तो क्या हम सेल करेंगे? देखिए, अगर आप यूं करेंगे ना कि 2 कैंडल सेल की बनी है, आप सेल की ट्रेड लगा देंगे, 2 बाय की बनी है, आप बाय करना शुरू हो जाएंगे, तो फेल हो जाएंगे। प्रॉपर प्रोसेस, जिससे मैंने बताया था स्ट्रक्चर की क्लासेस में, पूरा प्रोसेस फॉलो करना है। अगर सेल का डायरेक्शन में आपको ट्रेड करनी है और बुलिश ट्रेंड है, तो आपको 100 दफा नहीं 1000 दफा सोचना है कि मैं ट्रेड करूं या ना करूं, और पूरे प्रोसेस को फॉलो करना है कि अभी चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है, अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ। अगर उससे पहले कोई सेल का साइन बन रहा है तो छोड़ देना, उसमें कौन सा कोई पर्चा हो जाता है सेल की ट्रेड ना करने से। आपने बोला ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना, लेकिन वहां तो अभी प्रॉपर डाउन ट्रेंड स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो जब नहीं स्टार्ट हुआ तो तभी तो मैं कहता हूँ ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना, फिर आपने ट्रेड भी नहीं करनी। क्या बीपीआर भी तब ही वैलिड होगा जब बीओएस होगा? हाँ जी, बीपीआर आपको मैंने कल बताया था कि बीपीआर भी तभी होता है अगर विद द ट्रेंड है, तो फिर आप बनते ही ट्रेड कर सकते हैं। अगेंस्ट द ट्रेंड है तो फिर पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, बिरिश ट्रेंड का वेट करना पड़ेगा, वरना ट्रेड नहीं करेंगे उस पर। आपने एग्जांपल के टाइम विदाउट बीओएस अपने सेल बताया था, उस टाइम पे बिरिश का ट्रेंड होगा ना। और दूसरी बात, अभी तो मैं ट्रेड नहीं बता रहा, मैं कितनी बार ये बात आपको समझा चुका हूँ कि ट्रेडिंग नहीं सिखा रहा, अभी मैं कह रहा हूँ चीजें पहचानना शुरू कर दें। मसलन आपको ये नहीं पता, पहचान नहीं है, आपके सामने मैं एक चीज रख दूं, आपको ये नहीं पता कि ये लैपटॉप है, ये कोई टीवी है पुराने मॉडल का, कोई नए मॉडल का टीवी है, या ये कोई वॉशिंग मशीन का डिस्प्ले लगा हुआ है, फिर आप उसको ठीक कैसे करेंगे? अभी आपको सिर्फ पहचान बता रहा हूँ कि ये बीपीआर होता है, ये ऐसे बनता है, ये एफईजी होता है, ये ऑटो ब्लॉक होता है, सिर्फ पहचान करें। आप ट्रेडिंग आगे चल के करेंगे जब भी इससे पढ़ लेंगे आप। लास्ट क्वेश्चन, ओके सर। लास्ट क्वेश्चन सर, मैंने सारा रिकॉर्डेड कोर्स देख लिया है, आपने उसमें इस तरह कुछ पढ़ा दिया, लेकिन प्लीज एक में एक कंप्लीट स्ट्रेटजी है प्राइस एक्शन बेस्ड, उसके बाद आपने भी एग्जैक्ट ट्रेड करनी कैसे है, माइंडफुल कॉम्प्लेक्स। अभी आप बिल्कुल इजी होके रखें, ये आपको मैं पूरा लेवल लेटर बाद में पढ़ लूंगा। तो इसको ऐसे करें, अभी आप जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ते जाएं बस। ट्रेड कैसे करनी है ये एंड की बात है। अभी तो ट्रेड, मैं आपको बार बार ये समझा रहा हूँ, ये ट्रेड का टाइम नहीं है अभी, अभी आपने सिर्फ पहचान करनी है चीज़ों की। ट्रेड जब तब करेंगे आपको जब आरएसआई का पता होगा, तो आप डाइवर्जेंस ढूंढेंगे ना। डाइवर्जेंस का पता होगा तब आप साथ वॉल्यूम ऐड करेंगे। इनमें से कोई चीज़ जो आपको आपको फिबोनाची नहीं पसंद आया, आप छोड़ दें, आपको डाइवर आरएसआई नहीं पसंद आया, छोड़ दें। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए, बुलिश है कि बेरिश है, दूसरा आपको वॉल्यूम कंफर्मेशन आनी चाहिए, ये दो चीज़ें आगे तो बहुत है। जो बाकी चीजें हैं ना प्राइस सेक्शन पे, आप इस पे काम करना चाहते हैं, आप आगे नहीं पढ़ना चाहते ना पढ़े, प्राइस सेक्शन पे काम कर लें, इसमें भी आपको फायदा होगा, लेकिन एक्यूरेसी कम रहेगी। 60 70 इसके दरमियान रहेगी, 75% के दरमियान रहेगी। अभी देखें लोगों ने दिखाए हैं सेल में वो जो ट्रेंड लाइंस थी उसके भी फेल्ड सेटअप्स दिखाए हैं, कुछ ने आरएसआई के फेल्ड सेटअप्स दिखाए हैं, वॉल्यूम के भी फेल्ड सेटअप्स होते हैं, ये नहीं कि नहीं होते, लेकिन एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाएगी। चलें, ये ठीक है, अब मुझे आपकी बातें समझ आ गई हैं सारी। आपने बोला है कि मैं वीए से कंफर्म करता हूँ, तो अगर मेरे लेवल से ऊपर ही क्लाइमेक्टेशन बार बनती है तो मैं उस पर ट्रेड कर सकता हूँ। वीए से जब पढ़ाया ही नहीं है, जब तो एडवांस क्वेश्चन आपको पूछने का फायदा नहीं होगा। चलें आगे चलते हैं जी, परेशान ना हो कोई बंदा, जो बंदा परेशान हो गया वो फिर रह जाएगा, पीछे रह जाएगा। सब कुछ होगा, अब इधर ही है ना, हम कौन सा भाग रहे हैं। और अगर आप बिल्कुल इस तरह अभी कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप बस सिर्फ ध्यान में रखें कि प्रैक्टिस करनी है, टाइम लगेगा थोड़ा सा, बाकी कुछ नहीं। Is there any possibility to come to your office and join your team for some time to do the live practice session with डॉक्टर कामरान साहब? मसला ये है कि मैं भी एक जगह पे नहीं होता, अभी मुझे पाकिस्तान से बाहर भी जाना है 2 4 दिन में। आपकी क्लासेस वहीं से होंगी। तो ऑफिस जो है हमारा, अब 2 3 है, लाहौर में है, इस्लामाबाद में है, इधर चकवाल में भी है, लेकिन चकवाल वाले में तो मैं बहुत कम जाता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे होता भी कम हूँ। बाकी किसी भी जगह पे ऐसा सेटअप नहीं है कि लाइव ट्रेडिंग होती हो, वो ऑनलाइन ही होती है, जहाँ मैं होता हूँ वहीं पे अपना लैपटॉप ओपन कर लेता हूँ। तो उसका यही बेस्ट तरीका है कि आप लाइव ही ज्वाइन करें, वैसे मिलने आना चाहते हैं तो इंशाल्लाह को टाइम बना लेंगे, मैं वापस आता हूँ तो। Mahesh Saroj, question number 1. As per your recorded sessions of order block, previous candle need to be engulfed completely. But on short, we've seen you were taking examples where candle is not and getting engulfed completely. नहीं, completely engulf ही होनी चाहिए। अगर आप मैंने कोई चार्ट पे ऐसे एग्जाम्पल दिखाई है तो वो गलत, या मैं कुछ और दिखा रहा हूँ, शायद आपने उसको देखने में हुआ वो मसला, लेकिन completely engulf ही होनी चाहिए। किसी और टाइम फ्रेम में शायद वो completely engulfed हो, मैंने इसलिए मार्क किया हो, आपको किसी और टाइम फ्रेम में नजर आई हो, भी हो सकता है।
पोर्शन नहीं छोड़ना चाहिए, पूरा इनगल्फिंग होनी चाहिए। मुमकिन है मैंने गलत एग्जांपल मार्क कर दियो। पूरा इनगल्फिंग जरूरी है, आउटर ब्लॉक के लिए फुल इनगल्फिंग जरूरी है, जैसे यहाँ पे आपको नीचे नजर आ रही है। मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन शेयर है ना। हाँ जी, ये देखें। आउटर ब्लॉक के लिए ऐसी इनगल्फिंग चाहिए, जैसे ये भी पूरी इनगल्फिंग है। उसके बाद आप देखें तो और भी यहाँ पे नजर आई थी। फुल एनगल्फ कैंडल चाहिए होती है हमें। ये देखें, ये एनगल्फिंग है प्रॉपर, ये सेल का आउटर ब्लॉक है। ठीक है। अभी वैलिड नहीं है ना, इसलिए नहीं चला, देखें प्राइस ऊपर निकल गई है। तो पूरी एनगल्फिंग चाहिए, ये सेल की कैंडल है तो बाय की कैंडल ऐसे होनी चाहिए। नीचे से बेशक ना हो एनगल्फ, नीचे से कोई मसला नहीं है, लेकिन ऊपर से इसकी क्लोजिंग ऊपर क्लोज होनी चाहिए, इस तरह स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग होनी चाहिए मोमेंटम कैंडल के साथ। आगे है जी सर क्वेश्चन, आउटर ब्लॉक जोन में टैप एंड गो पर ट्रेड करना है या कोई मोमेंटम कैंडल पर ट्रेड करना है? कुछ लोग टैप एंड, उसको कहते हैं, चलो आपने जो नाम लिखा है उसी पे जाते हैं। टैप एंड गो आपने लिखा है, प्राइस टैप करती है, आप साथ ही ट्रेड कर सकते हैं उस पर। आउटर ब्लॉक अगर वो वैलिड है तो इसको अग्रेसिव ट्रेड कहते हैं। इसमें आपने रिस्क कम करना होता है। कौन सा टाइम फ्रेम फॉलो करना है? M15 M5 आप फॉलो कर सकते हैं, छोटे टाइम फ्रेम्स में। और इसके दो तरीके होते हैं। ये देखिए ना, आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक बना है, मैं आपको दिखाता हूँ कोई। ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया आपके पास, यहाँ पे ये सेल कैंडल है और यहाँ पे ये बाय कैंडल है। अब प्राइस ने इसको स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, प्राइस वैलिड हो गई, ऑर्डर ब्लॉक वैलिड हो गया। अब प्राइस वापस आती है, इसको रिट्रेस करती है। ये आपका ऑर्डर ब्लॉक जोन है। ठीक है जी। दो तरीके हैं, टैप करें साथ ही बाय कर लें। ये अग्रेसिव ट्रेड है, क्योंकि मुमकिन है प्राइस को फेल कर दे। इसको कहते हैं अग्रेसिव ट्रेड। एक होती है यहाँ पे थोड़ी सी कंफर्म ट्रेड होती है, वो ये होती है कि प्राइस यहाँ पे आए, टैप करे, थोड़ी सी रेंज करे और एक मोमेंटम कैंडल बना दे। ये भी ठीक है, यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। एक तरीका ये है जो मैं यूज करता हूँ, कि प्राइस यहाँ पे वॉल्यूम का साइन बनाए। वॉल्यूम का साइन अभी आप पढ़ेंगे। बड़ा वॉल्यूम आए सेल का, उसके ऊपर प्राइस ब्रेक करे, छोटे वॉल्यूम के साथ यहाँ से बाय कर लें, ये सबसे अच्छी कंफर्मेशन है। दोनों तीनों तरीकों से आपको बताएंगे ट्रेड करना। आगे जी कौन है? जवेरिया अरशद सर, बैच 40 के लाइव एक्सेस कब दी जाएगी? ड्यूरिंग कोर्स और आफ्टर द कंप्लीशन? हाँ, ये आपको मिलेगी आपका जब वॉल्यूम का फेज वन कंप्लीट हो जाएगा। और वॉल्यूम का फेज वन फेज टू नहीं है, वॉल्यूम इस दफा मैंने इसको कंबाइन कर दिया है। यानी मजीद आज की क्लास के बाद मजीद आपकी 4-5 क्लासेस और हैं, 5 कर लें, 5 क्लासेस के बाद आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा उसमें, आज तक थोड़ा सा टाइम लग जाता है उसमें। आगे जी जुनेद, बैच 40। अच्छा जी, शेयर मैंने कर दिया है। Question: Will it be called a trend line breakout? Because fourth candle breakout above trend line. Trend line breakout A B C D. ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट तो हो गया, लेकिन आपने इस पे बाय नहीं करना। ठीक है। बाय आप तब करेंगे जब वॉल्यूम के साइंस आ जाएंगे और प्रॉपर मोमेंटम शिफ्ट हो। ये देखें ना, हाँ ये बिल्कुल ठीक है, आपने मार्क किया हुआ है। ये देखें ना, ये आपका पॉइंट ए था और ये लो लगाया, प्राइस ने फिर ऊपर एक रिट्रेसमेंट लिया। अब ये वैलिड रिट्रेसमेंट इसलिए नहीं है कि आखिरी जो सेल की कैंडल थी वो ब्रेक नहीं हुई, तो इसको हम पूरी को एक ही वेव लेंगे। तो इस वेव का इस जगह पे 50% भी बनता है, एफवीजी भी आपको यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे फिब भी बनता है, तो यहाँ से सेल होना चाहिए था। लेकिन जैसा कि मैं आपको बताया कि कंफर्मेशन के बगैर आपकी एक्यूरेसी ड्रॉप कर जाती है। प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया, अपसाइड स्ट्रांगली ब्रेक कर दिया, फिर टेस्ट पे आई है ट्रेंड लाइन की और यहाँ से दोबारा बाय हो गई है। बहुत सी चीजें मैटर कर रही होती हैं। सबसे अहम चीज ये होती है कि आपका प्रीवियस स्ट्रक्चर क्या बता रहा है। प्रीवियस स्ट्रक्चर आपको बुलिश बता रहा है, तो फिर आपको बुलिश एंट्रीज देखनी है इन जगहों से। ठीक है। ये थर्ड टच या आपका आरएसआई या फिबोनाची, ये सब चीजें काम करती हैं ट्रेंड के साथ। ट्रेंड को देखना है आपने, सबसे पहले इसलिए स्ट्रक्चर पढ़ाया था कि स्ट्रक्चर आपको पता होगा तो सब चीजें काम करेंगे, स्ट्रक्चर का मसले होंगे तो फिर चीजें काम नहीं करेंगी उस तरीके से। ये देखिए ना, अब यहाँ पे आप स्ट्रक्चर के साथ काम करें तो एफवीजी ने कितना अच्छा काम किया है। ठीक है, ये इंपल्स वेव लगी है, ये इसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया, स्ट्रक्चर लेवल पे एफवीजी है, प्राइस ने एफवीजी को टैप किया, कितनी बड़ी वेव आ गई है। अब दूसरी दफा जब प्राइस आई है तो अपने वो डीप लो पे आई है। ठीक है, यानी 50% इस ऑर्डर ब्लॉक उसने नहीं रिस्पेक्ट किया, किया थोड़ा सा रेंज किया यहाँ पे, लेकिन ट्रेड आपको मिल रही है अपने डीप लो से आके दोबारा यहाँ पे, फिर आप कंफर्मेशन देखेंगे, फिर आपके स्ट्रक्चर लेवल तक ट्रेड मिल गई। स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ट्रेंड का पता होगा तो हर चीज काम करेगी, ट्रेंड का नहीं पता होगा तो इस तरह चीजें फेल होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, आगे हैं जी राहील इम्तियाज। राहील साहब, आपका क्वेश्चन क्या है? क्या ये भी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है?
लो है, लो के बाद हाई लगा आपका, फिर लो लगा, हाई, लो और फिर हाई। हाँ जी। उसके बाद आपका लो ब्रेक हो गया। बिल्कुल, ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है ना, बिल्कुल। ये देखें, आपने इसको ठीक मार्क किया हुआ है यहाँ से। अच्छा, समटाइम्स होता ही है, देखिए मेरे सामने एकदम चीज फौरन से आती है, ठीक है, मुमकिन है किसी चीज को मैं मिसरीड कर जाऊँ, उसका भी मार्जिन रखिएगा। जैसे अब वो आप बता रहे थे ना कि मैंने शायद किसी जगह पे ऐसी एनगल्फिंग की एग्जांपल दे दी होगी इस तरह, तो मुमकिन है मैंने किसी और टाइम फ्रेम में मार्क करना होगा, मार्क इसमें हो गया और मैंने गलत एग्जांपल दे दी, ये भी हो सकता है। यानी गलती की गुंजाइश होती है। अच्छा, बहरहाल यहाँ से आपने लो मार्क किया, ये आपका हाई हो गया, ये रिट्रेसमेंट लग गई, फिर आपका हाई लगा, फिर रिट्रेसमेंट, फिर हाई, अब आपका आखिरी लो ये था। तो जब आखिरी लो आपका ब्रेक हो गया तो ये हो गया आपका मोमेंटम शिफ्ट। मोमेंटम शिफ्ट के बाद प्राइस ने दोबारा से मोमेंटम शिफ्ट कर दिया, ये वाला, तो अब आपका ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बन गया, ये और ये, इसी को आपने फॉलो करना है। अब यहाँ पे आया तो ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया बिल्कुल। अब इसके बाद पता नहीं प्राइस ने क्या किया होगा, अपने डीप, अपने हाई पे जाके करेक्शन करने के बाद गिरी है, या दोबारा से इसने मोमेंटम शिफ्ट करके ऊपर निकल गई है। क्योंकि बड़े टाइम, अगर ये गोल्ड ही है, हाँ जी गोल्ड ही है, और अगर गोल्ड है और ये रिसेंट चार्ट है कोई आपका, तो उसमें आप देख रहे हैं कि डेली में ऐसे प्राइस कर रही है ऐसे, या वीकली में या मंथली में ऐसे कर रही है ऐसे। तो ऐसे जब एक जगह पे प्राइस बड़े टाइम फ्रेम में रेंज करना शुरू कर देती है, तो छोटा टाइम फ्रेम फिर इस तरह साइडवेज हो जाता है। ठीक है, तो ये वही चीज हो रही होती है, बार बार मोमेंटम शिफ्ट, बार बार स्पेस ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं, आपने ठीक मार्क किया हुआ है वैसे। दानिश साहब का फिर क्वेश्चन आ गया जी, क्वेश्चन क्या है? 5 मिनट स्कैल्पिंग ग्रीन कैंडल स्ट्रांग नहीं है, लेकिन फिर भी मैं शेयर कर दूं, ठहरे। हाँ जी, क्वेश्चन देखें जी अब क्या है। 5 मिनट स्कैल्पिंग ग्रीन कैंडल स्ट्रांग नहीं है, लेकिन फिर भी मार्केट ऊपर चली जाती है, इस टाइप की ग्रीन कैंडल का विन रेशियो कितना होगा? ये मॉर्निंग स्टार बना हुआ है, लिक्विडिटी स्वीप है, उसके बाद प्राइस ऊपर चली गई है। ये मुझे नहीं पता कितना है, आप उसको खुद टेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक और पैटर्न बताऊंगा कि चल के, उसका बहुत अच्छा है। ये जो है ना, यहाँ पे आपने देखना, मैं आपको दिखाता हूँ ये हो क्या हुआ है, आपको मैं इसकी एक से वजह बताता हूँ। अभी क्योंकि आप ट्रेडिंग में आ गए ना, ट्रेड का पूछ रहे हैं बार बार, तो ये देखिए, ये बड़ा वॉल्यूम, मैं तो बस ये चीज़ें देखता हूँ। ठीक है, ये चीज़ मैंने यूट्यूब पे बहुत दफ़ा बताई है, इसको मार्क कर लें। प्राइस ने लो लगा दिया, इसको ब्रेक कर दिया ऊपर, जब ये ब्रेक हो गया ना, बड़ा वॉल्यूम ऊपर ब्रेक हो गया, नीचे पहले ब्रेक हुआ फिर ऊपर ब्रेक हो गया, अब ये ट्रेड कंफर्म है, ये इसका डेफिनेट लो है, यहाँ स्टॉप लॉस लगाएंगे, बाय कर लेंगे। बस मैं तो उसको इस तरह देखता हूँ, ये चैन कैंडल ने क्या बनाया, पैटर्न शैटर्न, ये मैं नहीं देखता। आगे क्वेश्चन आपका क्या है जी कि ए- एक न्यूयॉर्क सेशन में आउटर ब्लॉक प्लस क्लाइमेक्टिकेशन बार, रीटेस्ट का वेट करेंगे तो ट्रेड निकल सकती है, और ट्रेड ले लेते हैं तो क्या, तो स्टॉप लॉस हो सकता है, ये पूछा होगा, एडवाइस व्हाट वुड वी डू। इसका तरीका ये होता है कि जब आपकी ट्रेड बन रही है, एक लेयर आप वहां से ले लें, छोटी सी, एक टेस्ट के लिए छोड़ दें। हम लाइव में इस तरह ही करते हैं कि अगर आपके पास ये सेटअप बन रहा है, प्राइस ने यहाँ पे ये ब्रेकआउट दिया और ट्रेड बना दी, यहाँ से वॉल्यूम की ट्रेड बन गई है, तो एक ट्रेड यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि प्राइस आप ठीक कह रहे हैं, कभी वापस नहीं आती, कभी कभी ऊपर निकल जाती है, ताकि हमारी ट्रेड मिस ना हो। एक हम नीचे कोई एफएजी ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लेते हैं, वहां पे अगर प्राइस आ जाती है, एक ट्रेड यहाँ से ले लेते हैं। जब ये चल पड़ती है ना, तो ऊपर वाली को कम, समटाइम्स अगर बहुत ज्यादा मोमेंटम बुलिश नहीं है, तो ऊपर वाली को हम क्लोज कर देते हैं ब्रेक इवन पे, ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे, नीचे वाली को होल्ड कर लेते हैं। मैंने कल भी ऐसे किया था, नीचे वाली को होल्ड कर लें, ऊपर वाली को क्लोज कर दें, ऊपर वाली को भी करना चाहते हैं, होल्ड करना चाहते हैं, ऊपर वाली को भी होल्ड कर दें, आधी यहाँ से चल रही है, आधी यहाँ से चल रही है। टारगेट आप अपना सेट कर लें टाइम फ्रेम के हिसाब से, या स्ट्रक्चर लेवल के हिसाब से। बाकी इसका मुझे नहीं पता कि क्या है, मॉर्निंग स्टार बन जाता है यहाँ पे, लेकिन वो चीज़ें वॉल्यूम के बगैर अच्छा काम नहीं करेंगी आपकी। आगे कौन है जी? शहरियार हैदर। डोंट ट्रेड विदाउट अ सेल, प्रॉपर सेटअप और नो ट्रेड। सर अस्सलाम वालेकुम, हाउ वुड यू मार्क लोअर लो एंड लोअर हाई इन दिस चैनल affected by ब्लू लाइंस? अच्छा, लोअर हाई मैं इसमें देखता ही नहीं। अगर आप स्ट्रक्चर की जुएं निकालेंगे तो स्ट्रक्चर आपको आंखें आपकी थका देगा। आपने क्या करना है, एक्सटर्नल को मार्क कर लें, बस एक कोई एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पकड़ लें। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल यहाँ से देता हूँ आपको, ये आपका हाई था, ये लो था, बस ये आपने लाइन ठीक लगाई हुई है। ठीक है जी। अब इसके बाद जो इतनी बड़ी बड़ी विक्स हैं, इनका कोई मतलब नहीं है, ये सब लिक्विडिटी स्वीप है, ये सब लिक्विडिटी स्वीप है। ठीक है। अब यहाँ पे जब तक आखिरी इस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हो जाता, आखिरी सेल की कैंडल यही थी, जब तक इसका हाई ब्रेक नहीं होता, आपका यही वाला हाई कंटिन्यू करेगा।
आप वेट करेंगे जब तक ये ब्रेक नहीं करता। जब भी प्राइस लो गए आप लो चेंज करते जाएंगे, लो चेंज करते जाएंगे, लेकिन हाई आपने चेंज नहीं करना। ठीक है, पहला तरीका तो इसका यहाँ तक तो ये है। अब ये आपने लाइन मार्क की हुई थी, इसका जब मोमेंटम से ब्रेकआउट हो जाए, ये मैं विक्स की बात कर रहा हूँ, इसमें अपनी परेशानी होना होने दे जो हो रहा है। मोमेंटम के साथ हम कह सकते हैं यहाँ पे ब्रेक हुआ है, जब यहाँ पे ब्रेक हो तो हाईएस्ट पॉइंट पकड़ लें। हाईएस्ट पॉइंट कौन सा था, ये। ठीक है जी। अभी भी अगर आप देखें ना तो अभी आपके पास रिट्रेसमेंट नहीं आई। ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि चले आप बहुत ज्यादा गैप ना बीच में बन जाए। वैलिड रिट्रेसमेंट अभी नहीं आई आपके पास, क्योंकि आखिरी जो प्रॉपर सेल की कैंडल है वो यही है, बड़ी कैंडल आपकी यही है। बहरहाल जब नीचे इसने एक कैंडल बना दी है ये वाली, इस कैंडल को हम ले लेते हैं, इसका भी इसने हाई प्रॉपर ब्रेक नहीं किया। ठीक है, तो इसलिए आप इसको लो क्रिएट लगाते जाए कि नया लो आ गया, नया लो आ गया, लेकिन ये सब आप इसको हाई लो नहीं मार कर सकते इसका। इसमें आपको जरूरत भी नहीं है आपको चाहिए प्रॉपर इस तरह का ट्रेंड, ऐसे ट्रेंड चाहिए आपका जो इस तरह की विक्स से ब्रेक ना हो, प्रॉपर मोमेंटम कैंडल से ब्रेक हो। जैसे ये मोमेंटम कैंडल है, इसने हाई ब्रेक नहीं किया, ये मोमेंटम कैंडल है, ये ऐसी कैंडल्स देखें आप, जब तक विक्स लग रही है उसको छोड़ दें, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसको बहुत ज्यादा आप देखेंगे ना थका देगा ये तो आपको, कितनी बार आप लो चेंज करेंगे, कितनी बार हाई चेंज करेंगे, इसको छोड़ दें। आप इसको देखेंगे ये प्रॉपर कब जाके ये टाइम फ्रेम कौन सा है। 3 मिनट का टाइम फ्रेम है, 3 मिनट में तो वैसे भी स्ट्रक्चर बार बार चेंज होता है। आपने ना इसमें एक चीज याद रखनी है, अगर प्राइसेस बिरिश हैं, ऐसे बिरिश हैं, तो उसका जो कंफर्म हाई है ना वो मार्क करके रखें बस। अगर बुलिश है तो जो कंफर्म लो लग रहे हैं वो मार्क करते जाएं बस। ये ब्रेक हुआ, ये लो मार्क कर लें। जब ये ब्रेक हुआ था तो ये लो मार्क कर लें। जब ये ब्रेक हुआ था इससे पिछला कोई स्ट्रक्चर, तो ये वाला लो मार्क कर लें बस। लो मार्क करें ऊपर जाती मार्केट में, नीचे आती मार्केट में हाई मार्क कर लें। मैं ये हाई मार्क करके छोड़ दूंगा बस इसको। ठीक है, जब तक प्रॉपर नीचे जाके प्राइस रिट्रेसमेंट स्टार्ट करके फिर ब्रेक ना कर दे। अब यहाँ पे इसने रिट्रेसमेंट अगर की है, इस कैंडल को हम ले लेते हैं, चले ये सेल की कैंडल है, इसकी भी रिट्रेसमेंट नहीं आई देखें। ठीक है, प्राइस और नीचे चली गई। असल रिट्रेसमेंट इसकी आई है, ये रिट्रेसमेंट लगी है, उसके बाद फिर ये ब्रेक हुआ है, तो फिर इसके बाद अगर मैं कोई लो लगाऊंगा तो फिर ये लगाऊंगा, यानी लोअर हाई। इसके बाद ये वाला लगेगा, ये वाला। अब देखें, ये मार्क कर लिया आपने, कोई मोमेंटम कर्नल ब्रेक ये कर रही है, लेकिन अब ये मोमेंटम कर्नल नहीं कंसिडर की जाएगी। उसकी वजह यह है कि ये नीचे विक लग चुकी है, पहले इसका ब्रेकआउट चाहिए अब हमें। पहले ये था, अब इसका ब्रेकआउट चाहिए। वो यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, चले कर्नल से, मोमेंटम कर्नल से ब्रेकआउट हो गया हम कहते हैं। अब इसका हाई मार्क कर लें। ठीक है, जब इसका हाई मार्क होगा तब रिट्रेसमेंट आएगी ना। ठीक है, रिट्रेसमेंट के बाद लो ब्रेक होना चाहिए, तो अभी तक रिट्रेसमेंट आई नहीं। जब नहीं आई तो ये एक ही वेव चल रही है, ये ऊपर से ये सारी एक वेव चल रही है। ठीक हो गया, यहाँ पे आके आखिरी सेल की कैंडल का पहली मर्तबा हाई ब्रेक हुआ है इस जगह पे। अगर आप देखें दरमियान में जो हो रहा है उसको छोड़ दें, यहाँ पे आपका आखिरी हाई ब्रेक हो रहा है। अब ये रिट्रेसमेंट है, रिट्रेसमेंट के बाद इसने दोबारा ये लो ब्रेक कर दिया, तो ये आपकी वेव लगी है नई, तो इसको उठा के यहाँ से यहाँ ले आए। अब जब ये ब्रेक होगा, अब आप कह सकते हैं कि आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या मोमेंटम शिफ्ट हो गया। चलिए जी, आगे किसका क्वेश्चन है ये। मुदस्सिर हसन। अच्छा जी, आपका मैं शेयर कर रहा हूँ चार्ट, इसमें क्वेश्चन ही नहीं है। अच्छा, ये इज इट अ राइट एग्जांपल ऑफ ऑटोमेटिक रैली। हाँ जी ठीक है, लेकिन ऑटोमेटिक रैली में एक मसला होता है। आपने यहाँ से ऑटोमेटिक रैली से ये होती है जी, यहाँ से प्राइस उठती है, इसको ऑटोमेटिक रैली कहते हैं ना। एक मिनट ठहरे, ये जो प्राइस उठी है ना, इसने एक इम्पल्स ये क्लाइमेक्टिवेशन बार दी, उसके बाद ऊपर उठ गई, तो ये ऑटोमेटिक रैली है। इसके बाद एक बार लो ब्रेक, फिर दूसरी बार भी लो ब्रेक होना चाहिए, कम से कम 2 बार जरूर होना चाहिए। ठीक है, फिर वो अच्छी बनती है, फिर चैनल बनता है ना, अगर बस प्रॉपर चैनल इस तरह बनता है फिर। मतलब ये भी आपने पढ़ा नहीं है इसलिए इसको छोड़ दें। आगे है जी प्रवीण। पीपीआर इज वैलिड और नॉट। टू रेड कैंडल में एफजी को टैप किया है।
ये बीपीआर वैलिड नहीं है ना, कैसे वैलिड है? ये इन्वर्जन वाला बना हुआ सेटअप। ये नहीं है इसको वैलिड, ये वैलिड नहीं है, इसको छोड़ते हैं। वो जो आपको बताया बस उसको उस पे रहे, उस पे रहेंगे, जो चीज़ समझाइए उसी को देखें, बस वो वैलिड है। आगे हैं जी राहील साहब, राहील इम्तियाज। यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, क्या ये मोमेंटम शिफ्ट है या बीओएस है? यूएस हो गया है, क्योंकि प्राइस फिर नीचे क्यों आ गई है? देखिए जी, नीचे मैं आपको ये बताता हूँ कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। प्राइस 10 बार नीचे आ सकती है, 10 बार ऊपर ब्रेक करके 10 बार नीचे आ सकती है, सारा दिन भी ऐसे हो सकता है, इसमें कोई रूल नहीं है। क्यों आ गई इसका तो कोई जवाब नहीं है। हाँ ये है कि आपके पास ये आप इस वक्त हाई था आपका, ठीक है, तो प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया, तो ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी मोमेंटम शिफ्ट हो गया। ये आपका देखे ना, ये हाई था, ये लो था, फिर ये आपका लोअर हाई था कंफर्म, और ये लोअर लो था। तो प्राइस ने अपना जो लोअर हाई ब्रेक किया, तो ये आपका बीओ नहीं है, ये आपका चेंज ऑफ करेक्टर है। ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर के बाद अगर प्राइस इसको दोबारा ब्रेक करती है इसी हाई को, बल्कि इस हाई को, तो फिर अब आपका यहाँ पे बीओएस होगा। लेकिन बीओएस करने के बाद भी फिर नीचे आ जाए तो इस पे कोई किसी का जोर नहीं है कि क्यों आई है। हजार वजूहत होती है नीचे आने की, फंडामेंटली भी। आपकी मार्किंग ठीक है वैसे। क्योंकि इस तरह अगर हम सोचेंगे ना कि क्यों हुआ है, तो फिर तो सेटअप फेल करने की कोई रीजन नहीं है हमारे पास, हम सेटअप तो फेल होंगे। आगे हैं जी राव जिब्रान। लो ब्रेक, अच्छा। व्हाई दिस ओबी एंड एफएजी डिडंट वर्क? ये कैंडल्स कैसी बनी है आपके पास? ना इनकी विक समझ आ रही है ना कुछ। बारस तो नहीं आपने सेलेक्ट की हुई? अच्छा, दूसरी बात ये टाइम फ्रेम कौन सा है? M15। अच्छा, इसमें होता ही है, जब आप लिक्विडिटी पढ़ेंगे ना तो उसमें चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अब इसका मुझे ये नहीं पता कि इसका डायरेक्शन, इसका ओवरऑल क्या चल रहा है यहाँ पे, मतलब ये ट्रेंड क्या चल रहा है। 3294, 3332, मेरा ख्याल है ये रिसेंट एग्जांपल्स हैं आपकी। साइडवेज मार्केट है ना, अब ये इसका ये देखिए ना। सॉरी, मैं चेंज कर लूँ। ये भी लिक्विडिटी स्वीप है, और ये भी लिक्विडिटी स्वीप है। अब ये मुझे पता नहीं विक लगी है या कैंडल क्लोज हुई है, जैसे भी है, बहरहाल जो भी हुआ है। पहली चीज़ तो ये है कि अगर इसका वॉल्यूम हाई था, ठीक है, हाई वॉल्यूम था, तो फिर ये लिक्विडिटी स्वीप है। अगर लो वॉल्यूम था तो फिर ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर था। लेकिन अब यहाँ पे इसने 4 कैंडल भी क्लोज नहीं की प्राइस एक्शन के हिसाब से, तो ये ब्रेक नहीं हुआ। हाँ, नीचे आके दोबारा यहाँ पे इसने क्लोजिंग की है फिर इसके बाद, लेकिन ये वाला लो फिर भी ब्रेक नहीं हुआ, फिर भी यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप है। उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक ने क्यों काम नहीं किया, उसकी वजह मैं आपको सिंपल सी वजह बता दूं, जो आपका क्वेश्चन है। देखें, ऊपर आपने मार्क किया हुआ है M15 का, ठीक है। नीचे जहाँ से प्राइस उठ रही है, मुमकिन है यहाँ पे हो 4 आवर का, ठीक है, मुमकिन है ये वीकली का लेवल हो, मुमकिन है डेली का लेवल हो, यानी M15 से बड़े लेवल हो। तो फिर वो क्या करेंगे, क्योंकि इनकी पावर ज्यादा होती है इसलिए इसको ब्रेक कर देंगे। दूसरी बात, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, इस ऑर्डर ब्लॉक ने एक बार आपको पिप्स दिए हैं, ठीक है, 3330 से अगर आप देखें तो प्राइस 3310 तक आई है, 200 पिप तो दे दिए हैं। तो M15 से आप कितना एक्सपेक्ट करते हैं कि कितना गिराएगा मार्केट को? तो दूसरी बात, ये हर चीज देखनी होती है कि नीचे से क्या है, नीचे इस जगह से अगर प्राइस उठ रही है तो क्या ये डेली का लेवल तो नहीं था कोई, या कोई बड़ा 4 आवर का लेवल नहीं था, वो तो उसको फेल कर देगा ना, प्राइस को ऊपर ले जाएगा दोबारा। तो ये चीजें देखने वाली होती हैं, ये जब पूरा सिनेरियो सामने होता है, इसलिए मैं कहता हूँ एक एक चीज से आपको पता चलेगी। मैं कहता हूँ आप एक पेयर पे काम करें, सिर्फ सिर्फ गोल्ड पे काम करें, या कोई अपनी मर्जी का एक पेयर चुन लें, मैक्सिमम दो पे चले जाएं। उससे ये होगा कि आपको हिस्ट्री पता होगी, मुझे पता है कि गोल्ड क्या कर रहा है, या गोल्ड की हिस्ट्री क्या है पीछे, कौन सा उसके डेली के लेवल्स हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग लेवल्स हैं, कौन से वीकली के लेवल्स हैं। अभी जहाँ से प्राइस गिरी है ना, जो नीचे आ रही है, मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ ठहरें। अभी देखें यहाँ से प्राइस क्यों नीचे आई है, ये मैं उसकी वजह बताता हूँ। यहाँ पे वीकली का लेवल है, देखें, ये देखें वीक के चार्ट पे है, तो वीक की इसने लिक्विडिटी ली है, ये देखें। वीक, ये वीकली की वीक है, उसके ऊपर एक विक लगाई है और प्राइस नीचे ड्रॉप कर रही है। आज मुमकिन है ये रिजेक्शन के साथ ड्रॉप कर जाए, काफी नीचे आकर ड्रॉप कर जाए। तो ये चीजें भी अपने नजर में रखनी होती हैं कि जिस लेवल पे आप काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे M15 का ऑर्डर ब्लॉक तो नहीं चलेगा ना बुलिश, क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि ये वीकली की रिजेक्शन है।
बड़ा टाइम फ्रेम इसको नीचे धकेल रहा है। इसलिए इसको आपको, जब आपको लेवल्स पता होंगे बड़े टाइम फ्रेम्स के, तो फिर आप ट्रेड करते हुए मोहतात भी रहेंगे। बाकी रह गया क्यों फेल हो गया, तो इसकी कोई वजह नहीं, आप समटाइम्स हमें नहीं वजह समझ आती क्यों हो गया। ये तो मैं आपको वजह हाथ बता रहा हूँ, कुछ प्रोबेबिलिटीज बता रहा हूँ कि मुमकिन है नीचे बड़ा ऑर्डर ब्लॉक हो। दूसरा, इसने रिजेक्शन दी भी है, 200 पिप का ड्रॉप आया तो वो काफ़ी होता है 15 मिनट के लिए, 60 पिप का भी काफ़ी होता है। लेकिन इसके बावजूद अगर ये ड्रॉप कर गया है या इसने काम नहीं किया, फेल हो गया है, उसकी बहुत सी वजूहत हो सकती है। मुमकिन है हमारी नज़र में भी ना हो, अपनी नज़र में भी ना हो, इसलिए रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करनी है जब भी करनी है। अच्छा जी, आगे किसका क्वेश्चन है जी? डॉक्टर मुदस्सिर। मैं ओपन कर रहा हूँ इसको। लोअर लोड ट्रांसफर टू नेक्स्ट वन, शुड आई कंसिडर ब्लू और रेड वन? ब्लू, रेड वन को जी। यहाँ पे आपने पूछा ना इस जगह पे कि कौन सा कंसिडर करेंगे आप, तो जो सबसे डीप विक लगती है उसी को कंसिडर करते हैं, ये वाले। अब यहाँ पे जब ये ब्रेक किया इसने, तो ये आपका लो मार्क होगा, फिर नेक्स्ट टाइम ये लो मार्क होगा, जो सबसे डीप पॉइंट होगा विक जो लगाएगी। along with VSA Morningstar, should I consider change of character 4 or 1 hour and then enter into trade? And change of character of which time frame is sufficient for confirmation at 4 आवर पे आप देख रहे हैं तो 4 आवर का ही चेंज ऑफ कैरेक्टर चाहिए, 1 आवर पे देख रहे हैं तो 1 आवर का ही चाहिए। जिस टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड कर रहे हैं, जिस टाइम फ्रेम को आप नजर में रख रहे हैं कि मैं इस टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहा हूँ, इस टाइम फ्रेम फ्रेम में अच्छा एविडेंस मिल रहा है, तो फिर आपने स्ट्रक्चर भी उसी टाइम फ्रेम का देखना है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ट्रेडिंग टैक्स एंड FBR PMX नीड योर ओपिनियन सर। इसमें मैं कुछ नहीं बता सकता जी, आपको खुद ही करना है। PMX के साथ जो रजिस्टर्ड है, फिर आप लोग उन्हीं के साथ ही काम कर सकते हैं, इजाजत तो उसी की है। बाकी आप क्या करते हैं, किस जॉब में है, टैक्स पेयर है, फाइलर है, नॉन फाइलर है, ये लॉयर ही आपको बता सकता है। स्क्रीन फिर बंद हो गई है। राहुल जी ब्रांड बैच 40, आपने क्वेश्चन पूछा है हाउ टू मार्क FEG इन दिस। इसमें तो FEG है ही नहीं ना, FEG तो नजर ही नहीं आ रहा इसमें। FEG छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे शायद आपको यहाँ पे मिल जाए, बड़े टाइम फ्रेम में कोई FEG नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है जी? देयर आर बोथ हिडन डाइवर्जेंस एंड रिजेक्शन फ्रॉम ऑर्डर ब्लॉक FEG, हाउ शुड वी एनालाइज मार्केट इन दिस? इसमें आपने ये देखना है, हिडन डाइवर्जेंस है और ट्रेंड के साथ हो, तो फिर हिडन डाइवर्जेंस को ही देखेंगे फिर आप। जब आप ऐसी जगह पे पहुंचते हैं ना जहाँ पे कंफ्यूजन आ जाए, यानी ऊपर आपका स्ट्रॉन्ग लेवल आ रहा है, इस जगह पे कोई, एक मिनट ठहरे, यहाँ पे आपको कोई स्ट्रॉन्ग लेवल है जिससे आप, जिसकी आप बात कर रहे हैं, अब यहाँ से आपको डाइवर्जेंस मिल रही है, तो डाइवर्जेंस है भी ट्रेंड के साथ। इस वक्त जो ट्रेंड बन रहा है आपका, जो आपका टाइम फ्रेम 5 मिनट है शायद, जो आपका रिसेंट ट्रेंड चल रहा है, उसमें अगर आपको डाइवर्जेंस मिल जाती है इस जगह से, तो यहाँ से आप बाय कर सकते हैं ट्रेंड के साथ। लेकिन ऊपर आपको अगर स्ट्रॉन्ग कोई रिजेक्शन का पॉइंट मिल रहा है इस तरह, और नीचे से आपको ये मिल रही है और कंफ्यूजन आ रही है कि अब मैं क्या करूँ, तो ये नो ट्रेड टाइम है। आपने वेट करना है कि या तो ये ब्रेक हो, FAG अपसाइड ब्रेक हो, फेल हो, फिर आप ट्रेड कंटिन्यू करें, या फिर यहाँ से अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करके सेल में आ जाए, फिर आप सेल करना शुरू करें। तो हर वक्त ट्रेड का टाइम नहीं होता, जब तक कंफ्यूज है तब तक ट्रेड ना करें फिर। ट्रेड आपको करनी चाहिए इन जगहों से, जब यहाँ से ट्रेंड स्टार्ट होता है ना, तब तक। अब ये अपने सप्लाई लेवल पे पहुंच गया है और यहाँ पे आपको एविडेंस मिल रहा है, करना चाहते हैं लो रिस्क के साथ कर लें, लेकिन मैं कहता हूँ कि हर वक्त ट्रेड का टाइम नहीं है। जब तक आप कंफ्यूजन से नहीं निकलते कि सेल है या बाय है, तब तक आपने ट्रेड ही नहीं करनी। अच्छा, एक आपका क्वेश्चन और है, ये भी देख लेते हैं। मोमेंटम कैंडल ब्रेकआउट।
मोमेंटम कैंडल ब्रेकआउट इसमें बहुत देर से जाके हुआ है जी, नहीं ये नहीं है जो आपने मार्क किया हुआ है, ये है जो स्ट्रॉन्ग कैंडल है ये वाली। ये इसके इस पे मैं ये एरो, हाँ जिस पे आपने मार्क किया हुआ है, मैं यही यही अगर आपने सर्कल किया वैसे यही कैंडल है मोमेंटम कैंडल, यही है। इसमें दूसरी कंफर्मेशन आप ले सकते हैं, ऐसी कैंडल जो अगर इसके ऊपर प्राइस निकाल दे, ये देखें ना, अगर इस जगह पे आप देखें तो प्राइस यहाँ पे इसके ऊपर भी गई है, जो लाइन होती है ना ये वाली, मैंने अभी यूट्यूब पे भी बताया। अगर इसके ऊपर प्राइस ब्रेक कर जाती है इस लाइन के ऊपर, येलो लाइन के ऊपर, तब भी आप ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। लेकिन मैं जो देखता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि मोमेंटम कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल EMA 5 के ऊपर क्लोज करे फिर आप ट्रेड करें। अच्छा, एक ये देखना पड़ेगा कि आपने डाइवर्जेंस कहाँ पे देखी है ये। अभी देखें ना प्रॉपरली, यहाँ पे ये ओवरसोल्ड भी नहीं है। ठीक है, प्राइस को नीचे आना चाहिए सर, नीचे आने के बाद फिर आप ट्रेड किया करें इसको, टच पे नहीं करनी। बेहतर है टच पे ना करें। प्राइस नीचे निकले 30 के लेवल से नीचे आए उसके बाद करें आप इस पे काम। रेगुलर डाइवर्जेंस बनी नहीं है, ये आपने टच पे कर दिया ट्रेड और ये फेल नहीं हुई। इसमें आपका टारगेट छोटा होता है, 1:1 क्लास से दोबारा देखें ना। एनी वन स्ट्रेटेजी, किसी जो आपको पसंद है उस पर कर लें काम। आपने तो अभी क्लासेस देखी नहीं है जुनेद साहब, आप फिर कैसे आपको बताऊं मैं, आप थोड़ा सब्र से काम लें, थोड़ा चलें अभी, देखें सब चीज़ें जो पसंद आएगी। आगे जी, थैंक यू सो मच हिना जहांगीर, BPR में मोमेंटम कैंडल, जी देखनी चाहिए BPR मोमेंटम कैंडल, टच पे भी कर सकते हैं, मोमेंटम कैंडल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। इंड्यूसमेंट एंड रिट्रेसमेंट क्या होती है, लिक्विडिटी स्वीप को इंड्यूसमेंट कहते हैं, अभी आपने पढ़ना है ये। अच्छा जी, आगे जी ज़िया मुस्तफा सर, ओनली सीइंग लेक्चर्स इफ असाइनमेंट्स गिवन विल हेल्प अस एनालाइज मिड कोर्स करेक्शन नेक्स्ट। अच्छा, लेकिन इसमें असाइनमेंट्स जो है ना, इसमें अभी तक जो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग है, मेरे ख्याल से तो अच्छी है, जो मुझे असाइनमेंट्स कुछ आती हैं यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं, उससे मुझे आइडिया हो रहा है कि ठीक है, चीज़ें ज़्यादातर चीज़ें ठीक है। बाकी असाइनमेंट देखें, सब लोग जो है वो पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह, अपनी अपनी प्रैक्टिस करते जाएं, देखते जाएं साथ साथ। लाइव पे आएंगे तो असल असाइनमेंट वहाँ पे शुरू होंगी आपके, वो असाइनमेंट आपके सिर्फ वही आपको हेल्प करेगी। बिगर वॉल्यूम क्या इंडिकेट करता है, बिगर वॉल्यूम आपको वो जगह देखनी पड़ती है आपको, वो पे हम वॉल्यूम की क्लासेस में ही पढ़ेंगे कि किस जगह पे बड़ा वॉल्यूम आया है। प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है, किस प्राइस पे आया है, किस लेवल पे आया है, फिर उसको देखें। समटाइम्स बड़े वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि बाइंग आ गई है, समटाइम्स उसी वॉल्यूम की अगर जगह चेंज कर देंगे तो वो सेल शो करेगा। तो ये हमें देखना पड़ेगा क्लासेस में इंशाल्लाह जाके। अच्छा जी, आगे हैव टेकन ऑल योर ऑनलाइन क्लासेस एंड वॉच्ड एवरी क्लास रिकॉर्डिंग, ये आपका तो क्वेश्चन पहले हो चुका है। आपकी शादी लेट हो रही है, कोई नहीं, हो जाएगी इंशाल्लाह जी। की लेवल क्या है, की लेवल कुछ भी नहीं है जी, अच्छे जो लिक्विडिटी लेवल्स होते हैं वही की लेवल्स होते हैं। इंपॉर्टेंट लेवल्स को की लेवल्स कहते हैं। अली कुरैशी। इम्पल्स पे आपने ठीक मार्क की हुई है, लेकिन ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर में इसकी एक्यूरेसी बहुत कम हो जाती है अली साहब, ठीक है वैसे आपने ठीक मार्क किया हुआ है। दूसरी एग्जांपल ठीक नहीं है, ये क्लासेस दोबारा देखें, आपने ठीक नहीं देखी क्लास, क्लास दोबारा देखें, इम्पल्स वे पे लगाना है आपने, रेंज में ये काम नहीं करती चीजें। हालांकि चल रही है लेकिन ये ठीक मार्किंग नहीं है, इम्पल्स वेव देखा करें, स्ट्रॉन्ग वेव जो है इस पे लगाएं बस। हाँ जी, आपने जो मार्किंग की हुई है जी, सर क्या फिब का लेवल सही लगाया हुआ है? नहीं, सही नहीं लगाया भाजी, मैं आपको बताता हूँ सही कैसे लगेगा ये। ये देखें, यहाँ से जब इम्पल्स वेव स्टार्ट हुई है ना, आपने अब इस जगह पे ये नजर रखनी है कि कौन सी ऐसी, ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ पे आपकी आखिरी बाय की कैंडल ब्रेक हो रही है, यहाँ पे नहीं हो रही, यहाँ पे नहीं हो रही,
ये आपकी आखिरी बाइक कर्नल ब्रेक हो गई है, तो ये रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई है। जब रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो जाए तो आप फिर लगा लेंगे आप। तो आपका ये लगनी चाहिए थी यहाँ से लेके यहाँ तक बस, ठीक है। प्राइस ने फिर लिए वापस चलेगी, आपके गोल्डन जोन पे नहीं आई, लेकिन लगेगी ऐसे ही। अब नेक्स्ट आपकी लगेगी यहाँ से लेके यहाँ तक, इस तरीके से लगेगी। हालांकि अब इसमें देखा जाए तो उसने एक बार यहाँ से रिजेक्शन दी है, फिर नीचे आ गई है, और फिर ये आगे चल पड़ी है, लेकिन हर दफा फिर काम नहीं करता। ये आप देखिए, इसका आसान तरीका ये आपको लगाना आ जाए, यहाँ से लेके आपने यहाँ तक लगाना है। बाकी ट्रेड तब लेंगे जब आपके गोल्डन जोन पे आए, वॉल्यूम कंफर्मेशन मिले, अब आप इसको बाय कर लेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। इम्पल्स वेव बस जहाँ से स्टार्ट हो रही है और जहाँ पे खत्म हो रही है उस पर लगा ले, मैं थोड़ा पुराना हूँ। अच्छा जी, आगे जी। मोहम्मद सरवर। सवाल ये बात समझ नहीं आई कि लेवल बड़े टाइम फ्रेम में लगाएं और ट्रेड छोटे टाइम फ्रेम में ले, तो प्रैक्टिकल कैसे हो सकता है कि आपका सेटअप तो बड़े टाइम फ्रेम में बन रहा है और छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड कैसे लें? क्या मोमेंटम कैंडल में शर्त है कि पिछली कैंडल को ब्रेक करे? नहीं, शर्त नहीं है, स्ट्रॉन्ग कैंडल को मोमेंटम कैंडल कहते हैं जी। जो पहले वाली चीज़ है, ये तो अभी आपको पढ़ाई कब है मैंने ट्रेड करना। आगे सवाल है कि जी, जो आपने स्ट्रेटजीज करवाई हैं वीएससी वाली करवाएंगे, ये कब तक काम करेंगे? जैसे स्पोर्ट रेजिस्टेंस पे पहले काम करते थे, इसमें मैनिपुलेशन हुई थी कि वीएसए में नहीं होती, वीएसए में मैनिपुलेशन। आप वीएसए पे ना जाए ना अभी, जो चीज़ पढ़ी है उस पर सवाल करें बस। हाँ जी, हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। बैक टेस्ट का तरीका, सेंट अकाउंट बना के करेंगे बैक टेस्ट। कहाँ कहाँ विक को शामिल करना है और कहाँ कहाँ कैंडल को देखना होता है? ये सवाल है जी कि कहाँ कहाँ विक को शामिल करना है और कहाँ कहाँ कैंडल को देखना है। साथ ही जवाब भी आपने दे दिया कि मार्केट स्ट्रक्चर ने बताया कि विक को शामिल करना है, और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के लिए बताया कि कैंडल ऊपर होनी चाहिए। खुद ही आपने सवाल करके आगे जवाब दे दिया, इसी को पढ़ लें, आपको समझ आ जाएगी। मोमेंटम कैंडल की तारीफ बताते हैं, बुलिश में बेरिश में भी। स्ट्रॉन्ग कैंडल जिसमें जो डायरेक्शन है ना कैंडल की, कैंडल की डायरेक्शन अगर बुलिश है ऐसे, और ऊपर बहुत बड़ी विक आ गई है, तो ये मोमेंटम कैंडल नहीं है। ठीक है, बुलिश कैंडल है कि स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ऊपर छोटी मोटी विक आ जाए 10% से कम, तो फिर वो मोमेंटम कैंडल है। 10% से बड़ी विक आ गया, आप 10 की जगह 15 कर लें। 15% से अगर बड़ी विक आ गई है जैसे यहाँ पे आई हुई है, तो फिर ये मोमेंटम कैंडल नहीं है। अगर 20% या 15% के अंदर अंदर विक है जैसे कि ये है, तो उसको मोमेंटम कैंडल आप मान लेंगे। कैंडल का जो साइज होता है ना, उसका 10-15% से बड़ी नहीं होनी चाहिए इसकी विक। इसी तरीके से अगर बुलिश कैंडल है तो इसकी डायरेक्शन डाउन साइड है, तो निचली साइड पे बहुत बड़ी विक नहीं आनी चाहिए। छोटी मोटी विक आ जाए खैर है, अगर बहुत बड़ी विक आ गई है तो फिर वो ठीक नहीं है, फिर वो मोमेंटम कैंडल नहीं कहलाएगी। ये इसकी तारीफ है जी। बड़ा पहला सवाल दोबारा से रिपीट कर लें एक बार। बड़े टाइम फ्रेम में, तो ये अभी हम पढ़ेंगे बड़े टाइम, अभी एग्जीक्यूशन तो आप कर ही नहीं रहे, वो तो लाइव में जाके करेंगे ना, ट्रेड कैसे लगानी है। मोमेंटम कैंडल की शर्त पिछली कैंडल को ब्रेक करे नहीं है, ये नहीं है। वीएस को छोड़ दें। सवाल बैक टेस्टिंग वाली। बैक टेस्टिंग आप सेंट अकाउंट बनाएंगे, लाइव पे हमारे साथ बैठ जाएं, उस पर टेस्ट करें तो स्ट्रेटजी काम कर रही है कि नहीं। या फिर ट्रेडिंग व्यू में पीछे चले जाएं, वहां पे जाके टेस्ट कर लें कि इसका एक्यूरेसी लेवल कितना निकल रहा है, कोई भी चीज़ आप देख रहे हैं तो। चलो जी, आगे चलते हैं। फैजान भाई, आपने ये जो एफ ए जी मार्क किए हुए हैं, ये सॉरी क्या इसका नाम है, फिबोनाची जो मार्क किया हुआ है, ये ठीक मार्किंग नहीं है उसके वाले से ना। यानी स्पोर्ट रेजिस्टेंस के हवाले से ठीक है, स्ट्रक्चर के हिसाब से ठीक है, लेकिन फिब इस तरह कम काम करेगा जिस तरह आपने लगाया हुआ है। यहाँ पे तो आपने जो एग्जांपल दिखाई है इसने काम किया हुआ है, लेकिन मैं इस तरीके से इसको मार्क नहीं करता, मैं सिर्फ एक इम्पल्स वे पे लगाता हूँ इसको। चलिए, ये आपकी ना, मैं नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फिब का एक बार दोबारा से थोड़ा सा समझा दूंगा, नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा इंशाल्लाह। ये लंबा टॉपिक है जरा। चलिए जी, क्वेश्चंस हो गए खत्म। क्वेश्चंस भी खत्म हो गए हैं और मेरे ख्याल बंदे भी खत्म हो गए हैं, सो रह गए हैं। चलिए जी, इसकी मैं रिकॉर्डिंग आपको भेज दूंगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट फिर अब आपकी क्लास मंडे को होगी, मैं अनाउंस कर दूंगा। फिर हम इंशाल्लाह बीए से स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।